ये है कमाई का अड्डा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। हमारी नजरें रहेंगी आज की क्लोजिंग पर, जहां पर एक तरफा बिकवाली के ग्रिप में भारतीय बाजार आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों में आज बिकवाली हावी, चौतरफा प्रेशर में निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा नुकसान, 575 पॉइंट टूटा। एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक्स ने बनाया दबाव। बाजार में चौतरफा बिकवाली, निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2% फिसल कर 2.5 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचा। एनबीएफसीज और बैंकिंग शेयरों में जोरदार दबाव। डाबर के Q3 अपडेट के बाद एफएमसीजी शेयर भी फिसले। रिलायंस पर बुलिश है जेफरीज, 3100 का दिया लक्ष्य, कहा रिटेल और जियो दिखाएगा अच्छी ग्रोथ। ग्रीन एनर्जी कारोबार को बताया डार्क हॉर्स, शेयर आज हल्का ऊपर। और कमजोर बाजार में भी आईडीबीआई बैंक करीब 7% तेज। बैंक में को प्रमोटर नहीं रहेगी सरकार, सेबी ने शेयर होल्डिंग के रिक्लासिफिकेशन को दी मंजूरी। तो भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है बिकवाली के साथ ही कारोबार। दरअसल लगा था कि थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये फ्राइडे एक ब्लैक फ्राइडे में साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब्दील हो गया है, क्योंकि सेल साइड की पोजीशंस काफी अग्रेसिव। मेरा साथ देंगे वीरू इस कार्यक्रम में, और देखिए एक के बाद एक जिस तरह के लेवल्स टेस्ट होते दिखाई दिए हैं। दरअसल मार्केट के कान तब खड़े हुए जब कल का लो हमने तोड़ा, जो 17,892 का था। उसके नीचे अभी भी कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। आज हम 17,795 तक फिसले थे, और नजरें थी कि क्या हम 17,774 जो 23 दिसंबर वाला लो था उसको टेस्ट करेंगे या नहीं। वीरू, उस लेवल से तो बच गए हैं, लेकिन क्या लग रहा है, संभलेगा या फिसलेगा? देखिए हर्षदा, आज के लिए डैमेज काफ़ी ऑलरेडी हो चुका है, और देखिए ये डैमेज कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। जिस तरीके से एफआईएस ने अपने आप को प्लेस्ड किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फॉल आना ही था। आज अगर आप सुबह देखें, जब आप और मैं बात कर रहे थे, आशीष थे, नीरज थे, एग्जैक्टली यही बात हुई थी। देखिए कल थोड़ा सा क्या था कि इंट्राडे में बहुत बड़ा सेल ऑफ हो गया था, उसके बाद थोड़ी सी पोजिशन अगर आप देखें उन्होंने शॉर्ट कवर करी, लेकिन मोटे तौर पर हर्ष था, आज आप सुबह के लेवल्स को देखिए, क्लियर कट 7 की एक डॉट क्लियर अप्रोच थी। 18,033, 18,077, ये एक क्लस्टर था, ये एक पिवट पॉइंट था, नहीं पार होगा। और ये अगर आप देखें, इसके पार नहीं होते ही, या फिर अगर आप देखें इस ट्रैजेक्टरी में जब जाए, तो प्लीज सेल ऑन राइज कीजिएगा, प्लीज सेल ऑन राइज कीजिएगा। और क्योंकि इसके पीछे तर्क ये था हर्षता कि कल भी 18,000, 18,100, 18,200, 18,300, इन तीन कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली थी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं प्रश्न अभी यहाँ पर कि क्या शॉर्ट कवर करने चाहिए अगर आपने सुबह शॉर्ट्स ओपन किए थे। देखिए वो शॉर्ट बेहतरीन मिला, बेस्ट लेवल पे मिला। हमें क्या क्या मिल गया लोअर लेवल्स पे? हमें मिल गया करीब करीब पहले 17,896 यानी कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, फिर हमें मिला 17,854 यानी निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इनफैक्ट आज का जो लो है, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब बेस लेके आइएगा हर्षदा, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट बेस है दैट 17,787, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था और इसके पीछे लॉजिक क्या था? इसके पीछे सिंपली एक लॉजिक था हर्षदा कि कल की अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सेटअप को देखते, जो नया वीक कमेंस हुआ है आज से, उसमें दो ही पुट राइटर्स विजिबल थे, एंड दैट वाज 17,800 एंड 700। मोर और लेस इस डेटा को, इस लेवल को मैंने वहीं से ड्राइव किया था, तो एक वो भी मिल गया, मोर और लेस मिल गया। क्या मैं वेट करूं अपने लास्ट लेवल के लिए, 17,739 के लिए? अगर मैं सुबह शॉर्ट पे बहुत अच्छा पैसा कमा चुका हूं, इतना बड़ा वाइल्ड स्विंग हासिल कर चुका हूं, तो मैं एग्जैक्टली राइट नाउ एट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिना किसी डेटा को देखे हुए, बुद्धि लड़ाते हुए
शुक्रवार के फैक्टर को देखते हुए अपनी शॉर्ट को एक बार कवर करूंगा, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करूंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी एक चीज़ होती है और लॉजिक उसके बाद आता है। तो पैसा अच्छा शॉर्ट से बन चुका है, फर्स्ट इंस्टेंस में याद रखिएगा कवर कीजिएगा ना। अगर आप एक पोजिशनल शॉर्ट रखना चाहते हैं तो डेटा क्या कहता है, फ्राइडे का डेटा यानी फर्स्ट या सेकेंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा क्या कहता है। डॉक्टर साहब आइए कॉल्स और पुट्स के बिहेवियर्स को लेके आते हैं। ठीक है हर्षदा, एफआईज ने बहुत बड़ी लीड दी थी हमको इस सेलिंग से पहले। परसों तक नहीं थी, लेकिन कल उन्होंने लीड दी थी और आज सुबह भी उन्होंने लीड दी थी। अगर आप इस वक्त के 3 स्टैट्स को देखें, लुक एट 17,800, 17,900 और 18,000। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग अगर आप देखें कहीं पे हुई है तो वो है 18,000 की स्ट्राइक, जो ये कहती है जनाब कि फ्रेश शॉट ओपन करने के लिए अब आप एक छोटे से पुल बैक का इंतजार करें। लॉजिकली शॉर्ट यहां पे अपनी कवर कर लें, लेकिन पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन है? नो, नॉट एग्जैक्टली। एक रत्ती भर का पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। और हर्षता, अगर आप वीकली और मंथली डेटा दोनों को रीड करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं कि आप वो जो आप लेवल की बात करी थी ना 17,777, उसको वॉलेट करें, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं। बट सिर्फ इस बात को देखते हुए कि इट्स अ फ्राइडे फैक्टर, फ्राइडे मैं अपनी शॉर्ट यहां पे एक बार के लिए कवर करके जाऊंगा। और याद रखिएगा, जो लोग ओपन करना रखना चाहते हैं, अगर आप एक रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉसेस यहां से थोड़ा सा दूर आएंगे, और स्टॉप लॉसेस आएंगे करीब करीब 17,910 के जोन में, यानी वो जोन जहां से कल निफ्टी में रिकवरी आ गई थी, वहां पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा निफ्टी में। कवर योर शॉर्ट्स, और इफ यू वांट टू वेट टिल लास्ट लेवल, प्लीज पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,910। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक कल्प्रिट हर्षता यही है, और एक क्लियर कट अगर आपने सुबह के पिरामिड्स को बहुत बारीकी से देखा हो, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जब शुरुआत हो रही थी तो 3-4 जगह कॉल राइटर्स बहुत अगर आप देखें ज्यादा कैपिटलाइज हो गए थे कल। 43,500 वो तो खैर दूर की बात थी, ये देखिए 43,000 बहुत तहजीब से कॉल राइटर थे। और स्पेशली हर्षदा आप देखिए, ये कॉल राइटर्स कल फ्लोट कर रहे थे 41,900 पे भी, और उसके 42,900 पे भी, 800 पे भी, 600 पे भी, 700 पे भी, और इवन 42,500 पे भी। 42,000 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती थी, लेकिन हुआ क्या? आज सुबह की अप्रोच क्या थी? लेवल्स लेके आइए, क्लियर कट था। फर्स्ट रेजिस्टेंस इट वाज 42881, मेरे को याद अच्छी तरीके से 42881 और 43081, ये ना निकलेगा और ये नहीं निकलेगा, और आपको सेल एंड राइज करना है। गया निफ्टी बैंक, वहां से घूम के आया, और एग्जैक्टली नाउ एट डे लो हमारा लास्ट लेवल क्या था, बेसिस क्या थे? डायरेक्टर साहब बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। हमारे बेस थे 42,404, वो मिला। 42,165 वो मिला। 42,040 वो मिला। अब ठीक निफ्टी की तरह अभी एक लेवल और पेंडिंग है, और वो है 41,831। मैं कहता हूं एक बार फिर से, प्लीज कवर योर शॉर्ट्स जस्ट कंसिडरिंग फ्राइडे फैक्टर दोनों ही इंडस्ट्रीज पे। और जो शख्स इस निफ्टी बैंक की शॉर्ट्स को ओपन रखना चाहता है, आइए उसके लिए डेटा को देखते हैं एक बार। डेटा क्या कह रहा है? डेटा एग्जैक्टली आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कॉल राइटर्स कहां पे हैं और पुट राइटर्स है कि भी नहीं। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक अब 50 डे के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। लेट्स ब्रिंग स्टैट्स। वो 6 स्ट्राइक्स लेके आइए। अगर आपकी 6 स्ट्राइक्स को देखें हर्षदा, 42,200 कॉल राइटिंग, 42,300 कॉल राइटिंग, 42,500 सिवियर कॉल राइटिंग, 32 लाख कॉल बिकी, 40 लाख का आउटस्टैंडिंग, और पुट राइटर्स के पास याद रखिएगा अब 41,500 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है। और एक और चीज याद रखिएगा, आपका जो 100 डेमा है बहुत दूर आता है। तो हर्षदा, कवर योर शॉर्ट जस्ट जो हमने सुबह शॉर्ट ओपन की थी, और जो शॉर्ट को रखना चाहता है उसका स्टॉप लॉस लॉजिकल आएगा 42,310 के आसपास। ये एक पॉइंट है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं एज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए। तो मैंने दोनों तरफ रख दिया हर्षदा। अगर आप अपने शॉर्ट्स को ओपन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस, बट एक अच्छा पैसा शॉर्ट पे बन गया है तो कवर करना भी एक अच्छा विकल्प है हर्षदा।
शायद शॉर्ट्स कवर करने का मौका आपको मार्केट दे रहा है, लेकिन फिलहाल इंडेक्स पर दबाव कायम। 17,815 के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज दरअसल वो प्रेशर सबसे ज्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ वीकनेस आज देखने को मिली है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं जहां पर बिकवाली का दबाव ज्यादा है। और ये देखिए, टीसीएस नतीजे आएंगे सोमवार शाम को, उससे पहले स्टॉक में भारी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई 3% का नुकसान। टेक महिंद्रा 2.5% नीचे। बैंकों में हमने देखा अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक 3% नीचे, तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी करीब 2.25% तक का नुकसान देखने को मिला। और ये दिग्गज काउंटर्स है जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। मिड कैप्स पर आप आएंगे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 4% करेक्ट कर चुका है। डाबर में 4% तक की गिरावट। आदित्य बिरला कैपिटल और ग्लेनमार्क फार्मा जैसे दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है कि बिकवाली की पोजीशंस हेवी वॉल्यूम्स के साथ दरअसल आज उभर कर आई हैं। क्या इस मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली है? तो बीपीसीएल 0.5% ऊपर। ये लाइफ इंश्योरेंस वाला प्ले अभी भी थोड़ी सी उसमें जान बाकी है। 1% ऊपर एसबीआई लाइफ ट्रेड करता हुआ। एस्ट्रल में 2% के गेंस। तो मैक्स फाइनेंशियल भी दरअसल आज 1.5% तक की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। लेकिन आज ऐसा दिन उभर कर आया है कि गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज करीब 1:2.5 हो चुका है। एक बढ़ने वाला शेयर और बाकी जो 2.5 शेयरों की मैं बात कर रही हूँ उनमें बिकवाली का दबाव बनता हुआ। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे समझेंगे कि कैसे आपने मार्केट को अप्रोच करना है। प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, गौरव बिस्सा, राजेश सातपुते, समित चौहान, ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आगे ऑफ कोर्स कोलकाता से राजेश अग्रवाल को भी जोड़ेंगे फंडामेंटल्स पर। और साथ ही आज फोकस रियल्टी कंपनियों पर रहेगा। भले ही मार्केट में आज थोड़ा बहुत सेल साइड की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी हो, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा स्पेस है जहां पर हमने देखा है लगातार बढ़ते डिमांड के चलते एक्शन रहा है। कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बमन रुस्तम जी ईरानी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे करेंगे बातचीत। और आईटी कंपनियों के लिए Q3 कैसा रहेगा उस पर एक स्टेटस चेक आपके लिए लेकर आएंगे जरूर। आशीष जुड़ेंगे कार्यक्रम में आगे। लेकर आएंगे आपके लिए ये भी कि कहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। एफएनओ का सुपरस्टार समित से लेंगे गौरव बिस्सा, बताएंगे चार्ट का चमत्कार। तो राजेश अग्रवाल के जिम्मे रहेगा मिड कैप फंडा। और ऑफ कोर्स आज 2:50 पर एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO नवीन कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ेंगे। डीलिंग रूम का भी जायजा आपके लिए लेकर आएंगे। जी हाँ, तो चलिए अगर आप देखें ये पूरी की पूरी रूपरेखा आज इस कार्यक्रम की क्या होगी, हर्षदा ने आपकी स्क्रीन पर रखी है। चलिए अब पैनल से बात करना शुरू करते हैं। मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, गौरव बिस्सा, राजेश सतपुते और समित चौहान, ये आज टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करेंगे। मानस, गुड आफ्टरनून। अगर आप शॉर्ट थे तो आपके लिए आफ्टरनून वाकई अच्छी है, लॉन्ग का पता नहीं मुझे, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी क्लोजिंग में? कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को, और कोई पुल बैक ट्रेड या फिर शॉर्ट पे ही कैपिटलाइज करेंगे आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, शॉर्ट पे ही ध्यान है और उसका रीजन ये है कि अब निफ्टी ने फाइनली जो कल के लोज है उसको ब्रीच किया है, अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। और पैटर्न को देख के लगता है कि जो पिछला लो था 17,774 का, शायद इस बार वो ब्रीच होगा और आपको उसके बाद भी 17,600 या 17,575 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड वीक है, इसलिए बिकवाली का ही ट्रेड लेना होगा। टेक महिंद्रा में बिकवाली करने की राय रहेगी। देखिए, टेक महिंद्रा ने बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 1000 से 995 की रेंज में था, बहुत बार वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, फाइनली वो सपोर्ट ब्रीच हुए है। तो टेक महिंद्रा में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1001 के रहेंगे और नीचे की तरफ टारगेट 970 के रहेंगे। और या तो आप ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं, 980 वाला पुट ऑप्शन ले लीजिए। 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 16 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 32 रुपए के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा, यहाँ पे आप इसका 980 का पुट और टेक महिंद्रा पे शॉर्ट। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे 987 पे डे लो पर, और यस 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 याद रखिएगा 26 जुलाई 2022, यानी टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे जो इस वक्त प्राइस है ना, याद रखिएगा ये 6 मंथ लो है, 6 महीने का लो टेक महिंद्रा का एग्जैक्टली। और ये पुट ऑप्शन 980 का विकल्प आपके पास खुला हुआ है। राजेश जी, आपका ट्रेड?
वीरेंद्र जी देखिए मैं बाय करूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ी बिकवाली हो चुका है। 100 EMA के आसपास निफ्टी है, 17,800 के आसपास। तो देखिए मैं कमिंस को बाय करूंगा। मुझे लगता है यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़िया है। 1425 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो 1410 के स्टॉप लॉस के साथ कमिंस इंडिया लॉन्ग करूंगा। 1450 1460 ये इसका स्विंग का टारगेट है। बाय ऑन डिप करेंगे तो बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है यस यहाँ पे स्ट्रेंथ है कमिंस इंडिया। का ट्रेड क्लियरली तेजी वाला यहाँ पर राजेश सातपुते दे रहे हैं, जिसमें आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे ऊपर की तरफ, खरीदारी करें, लेकिन डिप पर खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा 1450 1460 के टारगेट के लिए। कावा साहब आफ्टरनून, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, तेजी या मंदी? मेरी अप्रोच है कि मुझे लगता है एक गैप डाउन निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन एक गैप डाउन जरूरी है। अगर हो जाता है तो स्प्रेड एक बाउंस स्प्रिंग की तरह मिल सकता है। अब मिलता है नहीं मिलता मुझे पता नहीं, कोशिश करते हैं। लेट्स सी। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है वोल्टास। यस, वोल्टास में अपमूव है। इसका जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम लगता है कि यहाँ से अब ज्यादा गिरावट नहीं है, अपमूव ऑन है, शुरू हो गया है। ट्रेड करें 818 के आसपास, स्टॉप लगाइए 810 का वोल्टास। 830 पॉसिबल है वोल्टास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड वोल्टास पर बनता हुआ बाय साइड का ट्रेड है, 1% ऊपर। ऐसे भी स्टॉक्स है जहां पर एक तरफा बाजार में जब बिकवाली हो रही है उसके सामने खड़े हैं, तेजी दिखा रहे हैं, और वोल्टास उनमें से एक। अग्रवाल साहब आफ्टरनून, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आप तो इस गिरावट को एक मौका ही देख रहे होंगे पोजीशंस लेने का। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल मित्रगण हैं। बिल्कुल हम लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इस वक्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाज़ार किसी सिरे पे बैठ रहा ही नहीं है। उसके मुख्य कारण ये है कि डोमेस्टिक क्यूज़ कुछ है नहीं, जो भी है ग्लोबल क्यूज़ है। रोज़ सवेरे देखो डाउ 400 पॉइंट नीचे है, बाज़ार में गिरावट है, यही चल रहा है। मेरा ये अंदाज़ है कि अगले हफ्ते से जब नतीजे आने चालू हो जाएंगे, TCS से शुरुआत होती हुई, उसके बाद हो सकता है कि बाज़ार एक रुख पकड़े और नतीजों पर डिपेंड करता हुआ कोई चाल दिखाए। जहाँ तक स्टॉक की बात है, आज हम KPIT सिस्टम्स के साथ जाना चाहेंगे, KPIT टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आप देखो तो EV पे जिस तरीका का उनका फोकस है, और हमें लगता है कि जो ग्लोबल टॉप 10 कंपनियां हैं ऑटो में दिग्गज, उनकी जो स्पेंडिंग है EV टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो 100% ऑटो सॉफ्टवेयर में है, और थर्ड लार्जेस्ट टैलेंट पूल है इनके पास। और मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पे 700 के आसपास अभी भी बहुत अपसाइड बाकी है। किसी को मध्यम से लंबी अवधि की पोजीशन बनानी हो तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। यार गजब, आई मीन ये कंपनी कुछ डिफरेंट रही। KPIT मतलब पिछले 6 महीने में 2-3 बार मैंने भी इसका चार्ट देखा राजेश जी, डिफरेंट। आई मीन निफ्टी IT में क्या हुआ, लार्ज कैप से लेके मिड कैप से लेके हर IT ने क्या से क्या किया। और ये स्टॉक जनाब, ये इवन अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, आई मीन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी वॉलेट करने को तैयार नहीं है। गजब रहा ये स्टॉक का। खैर, अब एक काम करते हैं, थोड़ा जो प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में हमने कल भी बात की थी। और लेट्स ब्रिंग ICICI बैंक। और आपको याद होगा मैंने ICICI बैंक से संबंधित आपको कल एक आंकड़े दिए थे, और वो था लास्ट जुलाई अगस्त सितंबर, उन 3 महीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग FIs फ्लो का जो फ़ायदा था वो इस स्टॉक को हुआ था। और वो जैसे ही अगर आप देखें आउटफ्लो शुरू हुए, सबसे पहले पनिश किया है बाजार ने ICICI बैंक को। मानस, अगर आपके कहने पे, इनफैक्ट हमने जो कल डिस्कशन किया था उसके कहने पे किसी ने शॉर्ट ओपन किया है, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे शॉर्ट्स को ओपन ही रखें टिल 840, 838 फॉर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक लॉजिकल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होगा मानस? देखिए 840 नहीं, मेरे हिसाब से 850 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, और स्टॉप लॉस को अब नीचे की तरफ रिवाइज कर लेना बेहतर रहेगा, जिससे कि एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट हो जाए। 871 पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 850 के सेट करने हैं। के टारगेट के लिए एक मौका बिकवाली का 871 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। क्लियरली यहाँ पर बैंक्स में हैवी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। 41,927 के लेवल्स जो आ चुके हैं, 680 अंकों की गिरावट पर इस समय ट्रेड खासा देखने को मिल रहा है। 17,800 को फिर से टेस्ट करने के
रूप में आता हुआ निफ्टी भी दिखाई देने लगा है। 300 पॉइंट की गिरावट एक तरफा मार्केट झेल रहा है। अच्छा, कुछ और काउंटर्स एनबीएफसीज में मेरी नजर गई है। एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग पर हर टिक के साथ फिसल रहा है। राजेश सातपुते शॉर्ट कर रहे हैं क्या एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स? 3% नीचे अब। हर्षदा जी, डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे लिक्विडेशन है और इनफैक्ट ये 10, 20, 50 डे में को भी चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशन है तो आप बने रहे। नया करना है शॉर्ट तो 88 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो सपोर्ट बन रहा है हर्षदा जी वो करीबन 82 के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे ऊपर से तो डेफिनेटली बिकवाली ही दिख रही है एलएनटी फाइनेंस में। काफी पोजीशंस यहाँ पर दबाव में आती हुई दिखाई दी है। एलएनटी फाइनेंस हो, एलआईसी हाउसिंग हो, आदित्य बिरला कैपिटल हो, चोला इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है स्लाइस नजर आ रहा है क्लियरली। गाबा साहब, इनमें से कोई ट्रेड जहां पर शॉर्ट करेंगे, स्पेशली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस? अब देखिए अब तक 4% तो टूट ही गया, क्या अभी भी शॉर्ट खोलने का मौका है? डे लो पर खड़ा है ये। पर कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ तो नहीं है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। अब ट्रेड का है 403। एक ही दिक्कत है कि 400 एक राउंड फिगर है, राउंड लेवल है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लीजिए। 410 का स्टॉप होना जरूरी है। एक बार 400 ब्रीच हो जाएगा फिर गिरावट करीब 390 तक आ सकती है। लेकिन 400 राउंड फिगर है, मेक और ब्रेक जोन है, शॉर्ट तो कर सकते हैं क्योंकि है तो अब तक वीक। राउंड पर दरअसल ये काउंटर भी 400 टूटेगा तो 390 तक जाने की संभावना है। इनफैक्ट पूरा एनबीएफसी पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो दिग्गज बजाज फाइनेंस भी, जहां पर कल 7 से 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी और आज पोजीशंस 6000 के नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। 59.41 तक का लो आज सुबह में हमने देखा, अभी भी 2% नीचे है। राजेश अग्रवाल, बजाज फाइनेंस पर अब आपकी क्या अप्रोच रहेगी? क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं डर ये बैठ रहा है कि इसका जो आउट परफॉर्मेंस था पिछले 10 सालों में वो धीरे धीरे करके ट्रिम होगा। कंपनी उस रन रेट पर नहीं बढ़ पाएगी जितनी शायद मार्केट को आदत है और इसी वजह से यहाँ पर कुछ पोजीशंस अब कटने लगी है। आपकी अप्रोच क्या है बजाज फाइनेंस पर कल की हेवी कट्स के बाद और आज के फॉलो अप के बाद? देखिए अर्षदा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी ना, जो गिरावट आ रही है हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ बजाज और फाइनेंस एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मार्केट जो है वो 99 अच्छी चीज़ों को छोड़कर एक जो रॉन्ग हुआ है कि एयू में उतनी ग्रोथ नहीं आई या मिसिंग एस्टीमेट हुआ, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इस तरीक़ा से ये कट दिख रहा है। मुझे लगता है कि स्टैगर्ड भाव में ये एक अपॉर्चुनिटी है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर 7.8 मिलियन की नए लोन की बुकिंग हुई है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज है कस्टमर फ्रेंचाइजी में, जो इस बार इस तिमाही में 3.1 मिलियन का इंक्रीज दर्ज किया गया है। तो कई चीज़ें हैं जो पॉजिटिव आई हैं, सिर्फ और सिर्फ एयूएम ग्रोथ एस्टीमेट से कम आए हैं, उसके कारण से ये कट आ रहा है। मैं समझता हूँ कि जो कम से कम 3 या 6 महीने के लिए स्टॉक में एंटर करना चाहता हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप एक साथ नहीं ले सकते हो, स्टैगर्ड भाव में लो। एनबीएफसी में एक बहुत शानदार प्ले है और अगर इसमें भी आपको सेफ्टी खेलनी हो तो इसकी जो होल्डिंग कंपनी है बजाज फिनसर्व, वहाँ ध्यान दिया जा सकता है। एक तो वो इसकी होल्डिंग कंपनी है, दूसरे उसमें इंश्योरेंस के दोनों वेंचर्स हैं, तीसरे हाउसिंग फाइनेंस में 100% सब्सिडियरी है, चौथे अगर आप देखो तो एएमसी का लाइसेंस उन्हें मिल चुका है, एनआईएम्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी की कोई चिंता ही नहीं है। तो ये दोनों ही स्टॉक बजाज ट्विंस मैं समझता हूँ कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की, लेकिन बाजार टेक्निकली इसको और भी नीचे खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो मार्केट की बात हुई और मार्केट में एक तरफा बिकवाली का ही प्रेशर बना हुआ है, तो थोड़ा सा माहौल बदलते हैं। शॉर्ट साइड की खूब बात की है, एक स्टेटस चेक लेते हैं, कॉर्पोरेट स्कैन करते हैं। रुस्तम जी ब्रांड से के नाम से काम करने वाली कीस्टोन रियल्टर्स, कल यहाँ पर मार्केट क्लोज होते होते वो अपडेट आया था कि चेंबूर में 4.2 एकड़ का एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दरअसल इनके हाथ लगा है। इसकी वैल्यू करीब 1000 करोड़ की है। और डिटेल्स और ओवरऑल आउटलुक कैसा है इस समय रियल एस्टेट सेक्टर का, हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बमन ईरानी जुड़ गए। बमन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अगर डिटेल्स दे सके, अब जो बॉम्बे में हम रहते हैं, हम चेंबूर किस तरह से एक प्राइम जोन के तौर पर उभरा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स सब जानते हैं।
क्या हाईलाइट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आपके हाथ आता हुआ दिखाई दे रहा है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इसकी और काम कब तक शुरू होगा उसका अगर अंदाजा दे सके? हर्षिता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चेंबूर तो आपने बता ही दिया, एक तरह से नर्व सेंटर बन गया है मुंबई का, विद सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो वहाँ पे चल रहा है। और जब मैं रोड शोज पे था, मैं ऑलवेज कहता था कि रुस्तम जी इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट रीडेवलपमेंट की तरफ जो कंपनीज है वो हमारी है। और हमने तभी भी अनाउंस किया था, हम दो तरीके के व्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं, एक ब्लू व्यू और एक ग्रीन व्यू। ब्लू व्यू माने तो समुंदर देखते हुए जितनी प्रॉपर्टीज है, और ग्रीन व्यू माने तो जितनी प्रॉपर्टीज आर ओवरलुकिंग लार्ज ग्रीन स्पेसेस। उसमें जो प्रॉपर्टी बसंत पार्क है वो गोल्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी गोल्फ कोर्स को टच करते हुए है। इट इज अ लार्ज रीडेवलपमेंट जहाँ पे रुस्तम जी कैन क्रिएट गुड डेवलपमेंट फॉर दैट एरिया, और लार्जर डेवलपमेंट्स में यू कैन क्रिएट बेटर कम्युनिटीज। तो इसीलिए हम वहाँ पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। और ये डेवलपमेंट जो है वो करीबन अप्रूवल्स के आफ्टर अप्रूवल्स विल टेक अबाउट अ ईयर्स टाइम टू लॉन्च, which is the normal timelines that it takes. और रही बात, the size of the project will be extremely interesting. आज की तारीख में वहाँ पे हाइट के restrictions हैं due to civil aviation, लेकिन उसमें भी अच्छा सा डेवलपमेंट करके 1000 crores प्लस की expectation of revenue है हमारी। 1000 crore की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस, दैट्स लार्ज, दैट्स क्वाइट लार्ज। लेकिन बमन, ये बताइए, अब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या और पिकअप होते हुए दिखाई देंगे और उसमें क्या आप अग्रेसिवली बोली लगाते हुए नजर आएंगे? हाउ मच ऑफ योर रेवेन्यू इज गोइंग टू कम फ्रॉम रीडेवलपमेंट आने वाले साल में, अगर या फिर अगले 5 सालों में ये कितना बड़ा हिस्सा होगा वर्सेस द न्यू प्रोजेक्ट्स, यू नो, दोस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स दैट कंपनीज लाइक योर्स अंडरटेक आल्सो? तो रुस्तम जी हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन रीडेवलपमेंट, और हम रीडेवलपमेंट के सर्टेन मार्केट्स में बोली लगाते रहेंगे। जैसे बांद्रा एरिया है, एवरीथिंग फ्रॉम अंधेरी टू लेट्स से माहिम माटुंगा हम बिड करेंगे। सेंट्रल सबर्ब्स में जो सारी अच्छी लोकेशंस है वहां पे हम आप हमें बिड करता हुआ पाएंगे। और सेंट्रल सिटी जो सिटी साइड मुंबई है, साउथ मुंबई जिसे कहते हैं, वहां पे भी हम एग्रेसिवली आज की तारीख में बिडिंग प्रोसेस कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि मुंबई रिक्वायर्स अ रिवाइटलाइजेशन, एक तरह का विगर भरना है सिटी में, और ये नए डेवलपमेंट से ही हो सकेगा। पुरानी बिल्डिंग्स जो स्पेशली 50 साल पुरानी है, उनको नई एमिनिटीज, नए टेक्नोलॉजी से बनाने की प्रयास रहेगी। और इन बिल्डिंगों में सारे नए एमिनिटीज आने की वजह से लोगों की जिंदगी सुधारी जा सकेगी, उनका ESG कंपोनेंट अच्छा हो जाएगा। दे विल बी अ लॉट मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिल्डिंग्स देन दे आर टुडे। और ये रीडेवलपमेंट इज गोइंग टू बी द लाइफलाइन ऑफ मुंबई सिटी। वी विल कंटिन्यू टू ग्रो आवर रीडेवलपमेंट पोर्टफोलियो। when we came to market, we were roughly around 11%, but this can grow to much higher, as much as 25 to 30% of our entire portfolio could be redeveloped going forward. ओके बमन जी, ये इसी प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली जो आपका क्यूमुलेटिव जो स्पेस है वो कितना है, थोड़ा सा ये बताइएगा। और फिर मैं जो दूसरे प्रश्न में आऊँगा वो ये है कि आपका ऑलमोस्ट दो दशक का जो मुंबई वेस्टर्न का सबब का जो एक्सपीरियंस है, इस वक्त जो वेस्टर्न सबब एरिया है वहाँ पे स्थिति क्या है? वहाँ पे कोई नए प्रोजेक्ट्स जो कि अगले 1 साल में आप लेके आने वाले हैं? बिल्कुल, हमने वेस्टर्न सबब्स में जो हमारी डोमिनेंस पोजीशन है उसे जारी रखनी है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बिटवीन अंधेरी एंड माहिम माटुंगा हम काफी प्रोजेक्ट्स में बिड कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हम तब एंटर करते हैं जब हमें इसमें ट्रिमेंडस वैल्यू दिखती है। और आज की तारीख में, बिकॉज ऑफ द सिटी अंडरगोइंग अ मेजर चेंज, रीडेवलपमेंट इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट। और सिटी की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए रुस्तम जी स्ट्रेटेजिकली वो लोकेशंस पे जा रही है जहां पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा फायदा हो, और वो लोकेशंस पे जा रही है जहां पे ऑलरेडी एक तरह की डोमिनेंस हमारी है। सो अंधेरी विल कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ स्टोरी। बांद्रा खार Santa Cruz area is again where we believe there is tremendous demand in the future. Mahim Matunga is a very upcoming न्यू एरिया जो एक तरह से रीडेवलपमेंट के जरिए एकदम मॉडर्नाइज हो जाएगा।
और माई माटुंगा मुंबई में रहने वाले सब लोग जानते हैं कि इट इज क्वाइट सेंट्रली लोकेटेड एंड इट डज नॉट हैव द प्राइस पॉइंट्स ऑफ बांद्रा खार, बट इफ वेल डेवलप्ड दिस एरिया हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर। क्योंकि आपने प्राइस पॉइंट्स मेंशन किए, बमन मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। प्राइसिंग की स्थिति क्या दिख रही है इस समय विद सो मच ऑफ सप्लाई कमिंग इन? फिर क्या कुछ प्राइसेस अफोर्डेबल होंगे? बिकॉज इट्स रियली इम्पॉसिबल टू इवन थिंक ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस इन बॉम्बे एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अफोर्डेबिलिटी प्राइस पॉइंट की वजह से नहीं, फाइनेंसिंग पॉइंट्स की वजह से आती है। लोगों की जो इनकम होती है वो लेट्स से एवरी ईयर 8-10% से बढ़ते जाती है, और अगर आप हमारे घर खरीदने वालों को लॉन्ग टर्म स्टेबल फाइनेंशियल ऑप्शंस दें, फाइनेंसिंग ऑप्शंस दें, तो आपके सेल्स की बढ़ोतरी होनी ही है। मुंबई सिटी एंड एमएमआर एरिया जो है, इसमें ग्रोथ जो आया है स्पेशली आफ्टर कोविड, हमने देखा है कि बहुत सारे पीपल, आई मीन लॉट्स ऑफ बायर्स, इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ गया है। एट दिस मोमेंट इन टाइम आई एम हैप्पी टू स्टेट दैट इवन द एनआरआई और दोज हु आर अर्निंग इन डॉलर्स बहुत सारा पैसा मुंबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो द डॉलर इज एट इट्स ऑल टाइम हाई एज ऑफ राइट नाउ, और इसका एडवांटेज लेते हुए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। एंड गिवन द प्रेजेंट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ऑल्सो, मैंने देखा है कि द एस्ट्यूट इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्ट करता दिखता है, बिकॉज रियल एस्टेट इज द वेरी गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एंड ये एस्ट्यूट इन्वेस्टर जानते हुए यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। रही बात आपकी कि बहुत सारा डेवलपमेंट आज की तारीख में हो रहा है, मेरा ये मानना है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। A customer is extremely discerning between the good development and the rest of the development. दूसरा, ब्रांडेड प्ले जो पहले इतनी जोर या इतना मायना नहीं रखता था, आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा हमारे कस्टमर्स जो हैं वो ब्रांडेड डेवलपर्स की तरफ जा रहे हैं। और if you catch any of the reports that have come out for the properties in the last 6 to 8 months, you will see कि ब्रांडेड डेवलपर्स की मार्केट रीच ज्यादा बढ़ गई है वर्सेस द रेस्ट ऑफ द डेवलपर्स। लेकिन बमन, जो आप पॉइंट रेस कर रहे थे कि अफोर्डेबिलिटी में आप देखते हैं कि फाइनेंस की स्थिति क्या है उस पर्टिकुलर शख्स की, बायर की, इस समय जो बिगेस्ट पेन पॉइंट है कस्टमर्स के लिहाज से या फिर रियल्टी कंपनियों के लिहाज से, वो यही है कि दरों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। जो पिछले साल 6.5% में लोन मिल रहा था, इट्स गोइंग टुवर्ड्स 8-9%। डर ये है कि आगे और बढ़ेगा। क्या इसका कोई इम्पैक्ट इस समय डिमांड पर आया है, या फिर आपको डर है आ सकता है? तो पहले तो मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ता भी है और घटता भी है। आपकी एवरेज होम लोन्स की लाइफ साइकिल जो है वो करीबन 9 साल की होती है। You get loans up to 15 to 20 years depending on what age group etc. you are in. But average आप पकड़ लो तो 9 साल की आपकी होम लोन्स की एक लाइफलाइन रहती है। ये 9 साल में ज्यादातर करके अप्स एंड डाउन्स भी देखने मिलते हैं, बट ओवरऑल ओवर द लाइफ पीरियड ऑफ अ होम लोन ये एक तरह से स्टेबलाइज हो जाती है। और जब तक ये 7.5% के आसपास स्टेबलाइज होती है तो आपकी अफोर्डेबिलिटी रहती है, क्योंकि आपके इनकम्स जो हैं वो सालों साल करीबन 8 to 10% like I said grows up. Of course, psychological impact जो आता है due to the rising interest rates, उसकी वजह से some amount of the people who are looking at buying a home, उनसे ये decision थोड़ी differ हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में जितनी हमने buying interest देखी है और जितने groups means across age categories जिस तरह से देखी है, plus the increasing nuclearization of families, बड़ी बड़ी फैमिलीज खुद के घर ले रही हैं, इंडिविजुअल ब्रदर्स आर बाइंग देयर ओन हाउसेस, इंडिविजुअल्स आर बाइंग देयर ओन हाउसेस। ये देखते हुए मुझे ऐसे नहीं लगता कि आज की तारीख में उसका इतना इम्पैक्ट आएगा, बट शॉर्ट टर्म यस देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इफ द होम लोन रेट्स टचेस 9.5%, व्हिच इज व्हाट एवरीबॉडी हैज बीन सेइंग। अगर ये हुआ तो थोड़ी देर के लिए वी विल सी सम अमाउंट ऑफ डिफरमेंट ऑफ बाइंग डिसीजन। जो 2020 में फ्रेंजी बाइंग देखने को मिली थी, अचानक लोगों को लगा कि हमें बड़े घर चाहिए और फटाफट डील साइन करते हैं, वो फ्रेंजी मार्केट से थोड़ी सी बाहर हो सकती है विद द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। बमन ईरानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। धन्यवाद, थैंक यू।
तो बमन की राय साफ है। देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट चेंबूर में दरअसल कर रहे हैं डेवलप। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी ये इनकी। लेकिन राजेश अग्रवाल, आपने चर्चा सुनी, काफी बुलिश है और 25 से 30% रीडेवलपमेंट से दरअसल इनकी आय आने वाली है आने वाले समय में। रुस्तम जी के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सर्विस क्वालिटी से कई सारे लोग वाकिफ हैं, लेकिन एज अ स्टॉक क्या ये परफॉर्म करके देगा? आपने जो चर्चा सुनी उसके हाइलाइट्स, अगर आप उससे कुछ इन्फ्लुएंस निकाल सके, व्यू क्या होगा शेयर पर? क्या शेयर पैसे बनाएगा? देखिए, जिस तरीक़ा से रुस्तम जी ने अभी कहा ना कि आने वाले दिनों में उसे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, खास करके अगर इंटरेस्ट रेट में कोई गिरावट आ जाती है या कैप भी हो जाता है कि और बढ़त नहीं होगी, जो कि इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, कम से कम 1-2 क्वार्टर्स तक। तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव रहेगा। लेकिन लंबी अवधि में जिस तरीके के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में ये कंपनी है, अपसाइड बनती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, कि रियल स्टेट एज ए सेक्टर खुदरा निवेशकों के लिए थोड़ा दिक्कत भरा होता है, क्योंकि कई तरह की चीज़ें होती है, लोन रेट्स कह लीजिए, इन्वेंट्री कह लीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह लीजिए, और भी कई बातें होती है। तो उससे बेहतर ये होगा कि जो रियल स्टेट एंसिलरी कंपनीज होती हैं, जैसे सेरामिक टाइल्स वाली, पाइप्स वाली, सीमेंट वाली, वहाँ ध्यान दिया जाए तो बेहतर एक स्ट्रैटेजी हो सकती है खुदरा निवेशकों के लिए। ओके, कीस्टोन रिटेल्स आपके स्क्रीन पे 512 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ करीब 2% नीचे। और एक बार जरा सारे के सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखते हैं। कीस्टोन रिटेल्स हाल ही की लिस्टिंग है, याद रखिएगा, लगभग मेरे ख्याल से लास्ट वीक ऑफ नवंबर। कोई बहुत इंप्रेसिव लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखिए ट्रेडिंग गेन नहीं हुए, लेकिन एक बार पूरे के पूरे चंक को देखते हैं। लेट्स टेक डीएलएफ आपकी स्क्रीन पे। राजेश जी ने कई बार डीएलएफ पे कॉल दी भी है, इट्स 370। ये भी अगर आप देखें, याद रखिएगा, 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेट्स ब्रिंग गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे रुझान क्या है, किसी रिस्क पे बैठा है क्या? गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 1197, इसके हाल ख़राब है जनाब। टेक्निकली ये चार्ट काफ़ी ख़राब हो चुका है। माना से एक बार आई थिंक मुझे जहाँ पे एक शॉर्ट का स्कोप नज़र आया या फिर किसी ट्रेड का स्कोप नज़र आया, मैं उससे बात कर रहा हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हर पुल बैक पे प्रेशर है, यहाँ पे हर पुल बैक पे अगर आप देखें सेलिंग आ रही है। आपको क्या लगता है, इस बार कहाँ तक का डाउन साइड लग रहा है इस स्टॉक में? 1150, 1160, 1140 वो ट्रैजेक्टरी पॉसिबल है फिर इस स्टॉक में? देखिए, 1140 या 1150 के टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अहम सपोर्ट 1200 रुपए के आसपास जो था वो ब्रीच हुआ है, इसलिए एक छोटा सा शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस आपके 1211 1211 के ऊपर रहेंगे, और आई थिंक जो टारगेट रहेंगे वो 1165 के रहेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 दिनों में स्टॉक दिखा सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपकी स्क्रीन पर आप देखें, थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, और यह पेन है इसमें। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा और कुछ स्टॉक्स को लेके आते हैं जहाँ पे पेन है। टीसीएस अर्निंग से पहले याद रखिएगा, अब हमारा जो अर्निंग सीजन है वो औपचारिक तौर पे अब शुरू होने वाला है। टीसीएस उसकी बिगिनिंग करेगा। टीसीएस की आज की कैंडल, राजेश जी, कंप्लीट सरेंडर, 3209। आपका व्यू टीसीएस पे इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए, टीसीएस में जो सपोर्ट था, वो जो एक व्यू था, वो कम्प्लीटली निगेट हो चुका है। हालांकि उसने एक अच्छा मूव दिया अभी 100 रुपीज का, लेकिन आज की कैंडलस्टिक के बाद तो डेफिनेटली थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस का जो सपोर्ट बनेगा वो रहेगा 3150 पे। और अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर ही देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, करीबन 5-6% का ओपन इंटरेस्ट जम है। तो यहाँ पे जो भी पुल बैक मिलेगा उसमें लिक्विडेशन ही होगा। तो जैसे मैंने कहा, आपको बेचना है, लेकिन बेचना पुल बैक पे है 3250 के स्टॉप लॉस के साथ। 3150 इसका पहला पड़ा होगा, प्रोबेबली 3100 3100 को भी चेस करेगा। तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली यहाँ पे डेंट तो लगा है। ओके, तो ऑफकोर्स स्ट्रक्चरली स्थिति बिगड़ती हुई। आशीष कुछ देर में जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी में क्या एक्सपेक्टेशन है। मार्केट दरअसल क्या कुछ नेगेटिव फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है इस फॉल में। गौरव बिस्सा और समित चौहान हमारे साथ जुड़ गए। समित, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून अर्षदा। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा बाय होगा और ये इंडेक्स पे ही रहेगा। निफ्टी हमें लगता है कि 3 दिनों से अच्छा करेक्शन कंप्लीट हुआ है। थोड़ा हमें यहाँ पे ये ओवरसोल्ड दिख रहा है, और जैसे पीसीआर भी एक लोएस्ट लेवल पे है,
तो यहाँ से एटलीस्ट एक बाउंस बैक की हम पॉसिबिलिटी, क्योंकि रीसेंट ट्रेडिंग रेंज देखे तो निचले सिरे के आसपास आ चुका है, तो यहाँ से हम रिकवरी के लिए प्ले आउट करेंगे। तो निफ्टी का 17,950 का कॉल 76 के पे ट्रेड हो रहा है, ये यहाँ पे 38 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया सकता है, और यहाँ पे अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक शार्प होगा एटलीस्ट 100-150 पॉइंट का। तो इस ऑप्शन का टारगेट लगभग हम 150-55 मान के चलेंगे। कोई खास स्टॉक समित इस समय, या फिर यही निफ्टी वाला ट्रेड इस समय आप इनिशिएट करना चाहेंगे? जी हाँ, क्योंकि हमें लगा कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको एक रिबाउंड मिलेगा, बट एक पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे पिक करना डिफिकल्ट है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक प्रेफर्ड बेट इंडेक्स रहेगा। ट्रेड इंडेक्स का रहेगा 17,950 की कॉल लेने की सलाह इस समय समित की है। गौरव बिस्सा, आफ्टरनून, बताइए आपका क्या प्लान है? कोई खास ट्रेड इस समय? गुड आफ्टरनून। देखिए, जो प्रीवियस ट्रेंड लो थे निफ्टी के 17,775 के करीब के, वो क्रिटिकल है। उसके नीचे का जाएगा तो फिर जो है थोड़े ऊपर अगर बाउंस पे आ भी गए तो भी सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो अभी एकदम सपोर्ट्स के बाद में समीर भी कह रहे थे, तो अग्रेसिवली सेल तो यहाँ पे नहीं होगा। रही बात स्टॉक्स की, तो यहाँ पे जो अच्छा लग रहा है एमएफएसएल। अगर आप देखेंगे तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर पिछले 2-3 दिन का आप चार्ट देखिए, कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर है, एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है इसके अंदर, तो सभी चीजें जो है फिलहाल पॉजिटिव है। और आज अगर देखें तो इंश्योरेंस स्पेस जो है वो या तो आउटफॉर्म करा या स्टेबल रहा है, बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। मेरे हिसाब से एमएफएसएल बाय करना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 725 का होगा। स्टॉक जो है वो एक बार 785 से 790 के लेवल आपको दिखा सकता है। ओके, तो मैक्स फाइनेंशियल, और मैक्स फाइनेंशियल दरअसल एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरे हफ्ते। इस हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा प्लीज आप। ये सभी ऐसे कुछ काउंटर्स हैं, ये देखिए 7 दिनों में 10% की तेजी। इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ जो भी प्ले हो उसमें काफ़ी तगड़ा ट्रेंड तेजी का बनता दिखाई दिया है। और पहला जो मूव हमने पकड़ा था वो राजेश सातपुते के साथ एचडीएफसी लाइफ में ही पकड़ा था। राजेश जी, एचडीएफसी लाइफ पर कोई ट्रेड इस समय रिविजिट करने लायक सिचुएशन है या नहीं? क्योंकि एसबीआई लाइफ अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, एचडीएफसी लाइफ भी माइल्ड गेन्स दिखा रहा है। क्या सलाह होगी आपकी? हर्षदा जी, देखिए स्ट्रक्चर में कहीं डेंट नहीं है, लेकिन एक बात तो ये तो क्लियर हुआ, क्योंकि देखिए 560 से लेके करीबन 620 तक ये अगर मूव हुआ तो छोटा मोटा पुल अप हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बेहद स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो यहाँ पे जो नया बेस बनेगा वो रहेगा 600 का, और मुझे लगता है ये थोड़ा, अगर बजट प्ले की तरफ से आप इसे देखें तो इसका टारगेट मेरा बनता है करीबन 680 टू 700 का। तो कंप्लीटली पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो व्यू है, मेरा जो बायस है, ये अभी भी पॉजिटिव है। तो एचडीएफसी लाइफ 600 के ऊपर बाय रखे, जैसे मैंने कहा टारगेट रेंज सेट करे टिल बजट 680 टू 700। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो नया रहेगा 575 का। चलिए इस बीच एक काम करते हैं, अब यहाँ से कुछ ट्रेड लेना शुरू करते हैं। हमारा सेगमेंट शुरू करते हैं चार का चौका। और चार का चौका में जनाब जो ट्रेड्स हैं वो सस्ता ऑप्शन देंगे आज मानस जायसवाल। मानस जी इस पर ग्रिप कर रहे हैं। एफएनओ सुपरस्टार समित जी देंगे, और चार के चमत्कार गौरव बिस्सा, और मिड कैप फंडर राजेश अग्रवाल जी देंगे। मानस क्या ग्रैब कर रहे हैं आप सस्ता ऑप्शन में आज? देखिए, सस्ता ऑप्शन में एक पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है, और वो जेएसडब्ल्यू स्टील के 730 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वहां पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 735 का जो सपोर्ट था वो ब्रीच किया है, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट बेरिश बन रहा है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर गिरावट अभी करीब 25-30 रुपए और देखने को मिल सकती है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का 730 का कॉल ऑप्शन जो कि 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 29 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, जेएसडब्ल्यू की 730 की पुट याद रखिएगा। जब कल और परसों में जिन स्टॉक्स में मेटल्स में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें शॉर्ट बना है उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील भी है। आज 3 दिन से गिरावट दिख रहा है, ये कल हल्का सा पुल बैक था, लेकिन आज ऑलमोस्ट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये रिविजिट करता हुआ, और ये रिविजिट कर रहा है 50 डे मा को ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर के बाद, यानी नवंबर दिसंबर, यानी लगभग 2.5 महीने के बाद। एफएनओ सुपरस्टार समित चौहान जी के सौजन्य से आएगा। बताइए समित, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे मैकडॉवेल पे बाय रहेगा। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन कंप्लीट किया है 950 के लेवल से, और लगातार ये स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है। और अभी 200 डे एवरेज जो अगर लास्ट 2-3 महीने की प्राइस एक्शन देखे तो 840 के लेवल से ये लगभग 7 से 8 बार ये स्टॉक रिबाउंड कर चुका है।
तो यहाँ पे हमें लगता है कि मैकडॉवेल में एक पुल बैक मूव के लिए यहाँ पे करंट लेवल पे बाय किया सकता है। अगर फ्यूचर्स के हम यहाँ पे लेवल्स देखें तो 840 के स्टॉप लॉस से मैकडॉवेल जैन फ्यूचर्स बाय किया सकता है, और यहाँ पे जो पुल बैक के लिए टारगेट्स होंगे वो 885 का टारगेट होगा। 885 के लिए दरअसल तेजी का एक ट्रेड, ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड है। समित, ये क्या इसमें कुछ नॉर्थ इंडिया में जो ठंड बढ़ रही है उसका भी कनेक्शन आपने ढूंढा है? जी नहीं, ये प्रिसाइजली हमने जैसे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया उसी पे हमने नो, आई वाज जस्ट किडिंग बिकॉज़ वीरू आज सुबह में पहने थे स्वेटर और अब सिर्फ जैकेट है, स्वेटर उतर गया। वीरू क्या हो, अंगीठी पे बैठे हैं क्या? हर्षदा सुबह नहीं हर्षदा, सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, आप यकीन मानिए। और आप लाख जैकेटें पहन लो हर्षदा, लेकिन जो स्वेटर होता है ना उसकी बात अलग ही होती है। आप चाहे मानिए ना मानिए, हम सेंट्रल इंडिया या फिर नॉर्दर्न इंडिया वालों से पूछिए, स्वेटर की बात अलग होती है। एंड स्पेशली ठंड से बचने के लिए, गला ठीक करने के लिए, रखने के लिए। ये पिछले 3-4 दिन की ठंड ने हिला दिया, इसीलिए स्वेटर पहना था। अब थोड़ा ठीक था तो उतार दिया मैंने फिलहाल। अब गला ठीक करने की बात कर रहे हैं तो मुझे भी पुराना अपना स्कूल वाला स्वेटर जो पड़ा है वो निकाल लेना चाहिए। उसी से शायद गला ठीक होगा। अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। गौरव, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। मेरे पास जो आज नाम है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रेडियो सिटी। जनरली रेडार पे नहीं आता है। इसके अगर आप वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो एक अच्छा एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हमको रेडियो सिटी में देखने मिला है वीकली चार्ट्स में। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा है करंट वीक के अंदर। राइजिंग ट्रेंड का सपोर्ट भी है। इचिमोको स्टडीज के अंदर भी अगर देखा जाए तो क्लाउड के ऊपर आया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इसके अंदर बन रहा है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 31-32 रुपए का इसके अंदर लक्ष्य होगा और 24 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस स्टॉक का नाम लिया ना हमारे डायरेक्टर साहब फाइनली लेके, नहीं ये म्यूजिक ब्रॉडकास्ट नहीं है। क्या म्यूजिक ब्रॉडकास्ट है? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। ये म्यूजिक ब्रॉडकास्ट है। इसका जो आई थॉट आपने 132 कहा। नहीं, आप 32 कह रहे थे। ठीक है, हाँ, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट इज रेडियो सिटी और वो रेड एफएम वाली कंपनी अलग है, वो दैनिक भास्कर ग्रुप में आती है। तो आपका टारगेट 32 है, राइट? जी 32। तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी कैश मार्केट का ट्रेड निकाला है। राजेश अग्रवाल, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, आज मैं जीएसएफसी के साथ जाना चाहूँगा। फर्टिलाइज़र और केमिकल में एक बड़ा प्ले है। कॉपरालेक्टम कहा जाए तो एक दिग्गज कंपनी है उस सेगमेंट में। फर्टिलाइज़र की बात की जाए, रॉ मटेरियल प्राइसेस में गिरावट देखी गई है, डिमांड में बढ़त देखी गई है। अगर आप देखो तो गैस के प्राइसेस कम हुए हैं और डिमांड सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर के देशों में डिमांड फर्टिलाइज़र की बढ़ती जा रही है, कुछ रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण से भी। और इन सब चीज़ के बीच में इस कंपनी को अगर आप देखो तो 13,000 के आसपास की मार्केट कैप है, जिसमें इनकी होल्डिंग्स जो हैं जीएनएफसी, गुजरात गैस वगैरह में, वही अपनी एक बड़ी उनकी वैल्यूएशन अलग है। और टोटली अगर इनका वैल्यूएशन भी देखेंगे तो पी 4 से भी कम की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.5 पे। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा अपसाइड दे सकती है अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि तक इस स्टॉक में निवेश करता है तो। एक तेजी का ट्रेड इस समय आप दे रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। 4% ऊपर दरअसल ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, क्योंकि आज दरअसल एक ये भी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे थे कि दरअसल गुजरात सरकार ने जिन जिन कंपनियों में निवेश किया हुआ है वहां पर ऐसे प्रस्ताव शायद पेश किए जाएंगे कि उनमें कुछ विनिवेश किया जाए। इसमें जीएसएफसी, जीएनएफसी जैसी कंपनियां शामिल हैं, जीएमडीसी जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो उस पर आपकी वैसे भी अलग से नजरें होनी चाहिए। और ये दरअसल हसमुख अढ़िया साहब को नियुक्त किया गया है, जो प्रीवियस रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे भारतीय सरकार के। वो अब एडवाइजर है सीएम के, गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के। तो वहां से दरअसल ये आइडिया फ्लोट होता हुआ दिखाई दिया और ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर आए हैं। चलिए आपके लिए रिकैप करते हैं किन किन स्टॉक्स पर हमारे जानकारों को भरोसा है इस समय। शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जायसवाल कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का जैन का पुट लेकर चलेंगे। 29 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं, 19 पर कर रहा है ये फिलहाल कारोबार। फिर आया यूनाइटेड स्पिरिट्स का एक बाय कॉल, 885 के टारगेट के लिए एक मौका समित चौहान ने आपके लिए ढूंढा है। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, यह है पसंद गौरव विसा की, 32 के टारगेट के लिए एक मौका आपको दिखाई दे रहा है।
और GSFC पर एक बुलिश व्यू इस समय राजेश अग्रवाल दे रहे हैं। वीरू जी हाँ, चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स को एक बार फिर से यहाँ रीड करते हैं, फिर क्योंकि हम अंतिम पड़ाव में जा रहे हैं प्रोग्राम के। एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिखाइए जनाब, क्या हो रहा है यहाँ पर। डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग आप समझ लीजिएगा मेरी वायर पे इस वक्त ट्रेजेक्ट्री सुबह से अगर आप देखें काफ़ी टर्बुलेंस थी। इस वक्त लगभग लास्ट टाइम मैंने अगर आप देखें तो करीब 65 पॉइंट था। इस वक्त आई थिंक मेरे वायर पे अपडेट हो रहा है। एक्टर अगर आपके पास हो तो लेके आइएगा। आई थिंक कुछ डिले है मेरे वायर पे, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। थोड़ी देर में इसको ले लेंगे एक बार। यस, मेरे वायर पे डिले है। अब करीब 31 पॉइंट ऊपर, ओके 65 पॉइंट था, अब करीब 31 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स करीब 33,101 की ट्रेजेक्ट्री में, और S&P फ्यूचर्स फ्लैट, नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है। 2 बजे जो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी जनाब, एग्जैक्टली यही लेवल था 17,840। बहुत लॉजिक बिठाने की जरूरत नहीं थी। जब आप अच्छा पैसा कमा लें तो एक बार चुपचाप शॉर्ट को कवर करके, इफ़ यू आर ए डे ट्रेडर, तो आपको डेफिनेटली अगर आप देखें बुक करके बैठना चाहिए था। एग्जैक्टली वहीं पर है इंडेक्स, और कहीं नहीं गया, वहीं पर। और निफ्टी बैंक भी एग्जैक्टली वहीं पर ही है। करीब 42,040 का लेवल था, एग्जैक्टली वहीं पर है। 42,000 पे सबसे बड़ी पुट थी आज सुबह के मुताबिक, वो अभी भी खड़ी हुई है। चलिए एक दो स्टॉक्स को आप थोड़ा डिफरेंट नजरिए से देखिए, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम डेज पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा मंथली पर्सपेक्टिव से देखिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज के अगर आप बाजार की नेगेटिविटी को सब छोड़ दें पीछे, कुछ अगर अच्छा तो तलाशने की कोशिश करें तो वो है कैपिटल गुड्स। आज कैपिटल गुड्स में 3% OI बिल्डअप हुआ है विद 0.1% प्राइस हाइक, मतलब प्राइस बढ़ने के साथ। ABB 3%, एस्ट्रल 1.5, कमिंस इंडिया 1.7, हेवल्स 4.6, उसके बाद L&T 2.8 और वोल्टास 1.1। सब में लॉन्ग OI बिल्डअप। इनफैक्ट सुबह L&T पे तो हमने ट्रेड भी लिया था। बहुत अच्छे OI एडिशंस। और मैं इसको थोड़ा सा अगर आप देखें बजट की थीम मान के चल रहा हूँ कि बाजार कहीं ना कहीं बजट की थीम को इस पूरे के पूरे टर्बुलेंस फेस में प्ले करने की कोशिश कर रहा है। राजेश जी अब एक काम करते हैं, एक एक करके इसी बात करते हैं। राजेश अग्रवाल जी, अगर बजट प्रोस्पेक्टिव से आपको कुछ बाय करना हो, क्योंकि लास्ट बजट टू दिस बजट कैपिटल गुड्स का सबसे स्ट्रॉन्ग सेकुलर, मतलब जो कि स्टेबल रहा, मूव दिया इस स्पेस ने। बजट प्रोस्पेक्टिव से आप कैपिटल गुड्स में क्या बाय करना चाहेंगे अग्रवाल साहब? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कई कारणों से। एक, जैसा आपने कहा बजट पर्सपेक्टिव से, बजट में हमारा अनुमान ये है कि चूंकि ये इस मौजूदा सरकार का आखिरी बजट है, उसके बाद वाला जो बजट आएगा अगले साल का, वो जो भी नई सरकार चुन के आएगी उनका आएगा। तो ये आखिरी बजट है, तो पुरजोर फोकस सरकार का ये रहेगा कि डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रूरल पे ध्यान दिया जाए, कंपनियों को थोड़ा कुछ उनको भी सहायता दी जाए। तो ऐसा लगता है कि केपेक्स पे बहुत जोर रहेगा। दूसरे कई चीज़ें दुनिया में बदली हो रही है। अगर आप ऑटो की बात करो तो जहां आइस के सेक्टर चलते थे, कंबशन वाले, इंटरनल कंबशन वाले, अब ईवी पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी कंपनियों को केपेक्स करना पड़ेगा। सोलर में जा रहे हैं, पावर में, तो वहाँ केपेक्स करना पड़ेगा। केपेक्स की एक बहुत बड़ी डिमांड निकल के आने वाली है, जिसका सीधा फ़ायदा इन कंपनियों को मिलेगा। और वैल्यूएशन भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी लग रही है। इसमें अगर एक दो स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ सबसे पहला चॉइस तो कमिंस का रहेगा और दूसरा सीमेंस का रहेगा। ये 2 स्टॉक में ध्यान देना चाहिए, न केवल बजट के पर्सपेक्टिव से बल्कि इस बात के मद्देनज़र में भी कि कई बड़ी कंपनियों ने केपेक्स अनाउंस कर रखे हैं। अगर आप देखो तो सिर्फ टाटा, अडानीज और बिरलाज ने मिलकर के 250 बिलियन के आसपास का केपेक्स अनाउंस कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें इन कंपनियों के बैलेंस शीट पे कहीं ना कहीं नजर आएंगी। कुछ स्पेस कैपेक्स में काम करने वाली कंपनियां, उन पर आप ध्यान दीजिए। L&T, कमिंस जैसे काउंटर, सीमेंस जैसे स्टॉक्स, और क्यूमेंस पर एक बाय कॉल डिप्स पर खरीदने की सलाह दी भी थी राजेश सातपुते ने। उनका टारगेट है 1450 का। मार्केट इस बीच स्टेबल होने की कुछ कोशिश में, लेकिन अभी भी दबाव कायम है। और दबाव आज के दिन बैंकों के बाद जो सबसे ज्यादा दिखाई दिया है वो दिखा है टेक्नोलॉजी काउंटर्स में। निफ्टी IT आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक वीकर ग्राउंड पर आज दरअसल खड़ा है। 550 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन किक ऑफ होगा। शुरुआत दिग्गज TCS के साथ ही होगी, लेकिन ये Q3 के आंकड़े कैसे रहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, कितने नेगेटिव्स दरअसल भुनाने की कोशिश कर रहा है बाजार आज के इस करेक्शन में, आशीष हमारे साथ है।
आशीष, लग तो रहा है कि ज्यादा उम्मीद है नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है स्ट्रीट में। मैं आता हूं उन सब डिटेल्स पे। जो आपने कहा अगले हफ्ते से आईटी सेक्टर फोकस में आने वाला है, वो आपके सामने कैलेंडर आ गया है। मंडे को टीसीएस, उसके बाद HCL टेक इन्फोसिस थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर आने वाले होंगे विप्रो के नंबर्स। तो अगले हफ्ते सारे आईटी मेजर्स अपने नंबर्स प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेड क्या है? तो ये इस बार एक्सपेक्टेड है कि एक सॉफ्ट क्वार्टर होगा। ग्रोथ सॉफ्ट क्वार्टर मतलब ग्रोथ थोड़ी ठंडी पड़ती हुई नजर आएगी। एक रीजन तो है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि Q3 थोड़ा छुट्टियों का पीरियड होता है, तो वैसे भी नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं। उसके ऊपर जोड़ दीजिए जो मैक्रो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उसका असर देखने को मिलने वाला है। वो वर्सनिंग मैक्रोज जो रहे हैं वो इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो फर्लोस को लेके कंफ्यूजन आ गए हैं, दिक्कतें आ गई। आपको याद होगा HCL टेक में बीच में एक वार्निंग टाइप दिया था, हाईलाइट किया था कि वो हायर फर्लोस देख रहे हैं Q3 में उनके कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल्स में। तो सब दिक्कतें हैं। और ग्रोथ जो मैं सॉफ्ट क्वार्टर कह रहा हूं, सारे आईटी मेजर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस क्वार्टर की आपकी स्क्रीन पर आएंगी। देखिए पिछले साल दिसंबर में परफॉर्मेंस और देखिए इस बार दिसंबर का परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेड है। ग्रोथ कैसी ठंडी पड़ेगी। सारे के सारी ग्रोथ रेट्स देखिए आधी होती हुई नजर आएंगी पिछले साल के मुकाबले। तो ग्रोथ ठंडी हो रही है, सॉफ्ट क्वार्टर है, वो प्रूवन। ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ धीरे धीरे प्री कोविड लेवल्स की तरफ बढ़ रही है। आपको याद होगा वो सत्य नदेला साहब का हम इंटरेक्शन भी दिखा रहे थे आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, उनका भी यही कहना था। पैंडेमिक ने जो ग्रोथ इंड्यूस करी थी, आने वाले कुछ सालों में नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, और वही सॉफ्टनिंग हम इंडियन आईटी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मार्जिन्स को लेकर। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि एक्सपैंड करेंगे, इंप्रूव करेंगे। दो रीजन है उसके पीछे। एक, जो रुपए में कमजोरी, रुपए का डिप्रिसिएशन जो है वो मदद करता हुआ नजर आएगा, और दूसरी तरफ एट्रिशन काबू में आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसका फायदा मिलना है। तो आईटी कंपनीज के जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्यू ऑन क्यू सारी आईटी कंपनीज विप्रो को छोड़ के एक्सपेक्टेड ये कि अपने मार्जिन एक्सपैंड करती हुई नजर आएंगी। हाँ, पोस्ट कोविड जो तगड़े मार्जिन दिखाए थे उससे तो अब अभी भी बहुत दूर है। टीसीएस 26% ज्यादा मार्जिन क्लॉक करता था, लेकिन इंप्रूवमेंट है। और ये इंप्रूवमेंट मैं जब टीसीएस स्पेसिफिक आऊंगा तो आपको समझाऊंगा भी डिटेल में। पर ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ सॉफ्टन हो रही है। इस बार ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रही हैं कांस्टेंट करेंसी में आईटी सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ 13.5% पे रहेगी, और FY24 FY25 के लिए हायर सिंगल डिजिट पे पहुंचती हुई नजर आएगी। तो चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वो वैल्यूएशन हो आईटी के, वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर पे दबाव पड़ता हुआ। ओके, तो ये इनफैक्ट चैलेंजेस पूरे सेक्टर के, लेकिन टीसीएस टू बी स्पेसिफिक आशीष, क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस नंबर से? कुछ हिंट तो दे दिया मैंने जब ओवरऑल आईटी दिखा रहा था कि टीसीएस की भी ग्रोथ मॉडरेट होती हुई नजर आएगी। डॉलर आई में 1.5% का उछाल, कांस्टेंट करेंसी 1.25% क्यू ऑन क्यू का जंप। कांस्टेंट करेंसी 1.25% मैं कह रहा हूं, पिछले 8 क्वार्टर से औसतन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टीसीएस की 3.5 से 4% रही है। 3.5 से 4% औसत, उसके सामने 1.25% की ग्रोथ। ये है सॉफ्ट क्वार्टर का इंपैक्ट, ये है नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट जो आपको नजर आएगा। मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर होगा जब टीसीएस के मार्जिन एक्सपैंड कर रहे होंगे। 3% रुपए में डिप्रिसिएशन आया है इस क्वार्टर में। सप्लाई साइड प्रेशर्स ईज ऑफ हो रहे हैं, जो मैंने एट्रिशन की बात छेड़ी थी। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कुछ किक इन होती हुई नजर आएंगी। तो ये मार्जिन 25% से घटे थे, 190 बेसिस पॉइंट्स उस Q1 में। उसके बाद से सेकंड क्वार्टर होगा जब मार्जिन एक्सपैंड होते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक तस्वीर अच्छी, और इसके चलते मुनाफा 6.5% इस क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर नंबर्स अपनी जगह, टीसीएस पहला नंबर है, और उसके बाद ये हर्षदा का इंटरव्यू जो होने वाला है टीसीएस से, या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्ट्रीट पहले साइंस देखना चाहेगी। ये जो स्लो डाउन में दिखा रहा हूं सॉफ्ट क्वार्टर का, ये अब ईज ऑफ हो रहा है या और वर्सन होता हुआ नजर आ रहा है, दिक्कतें और बढ़ रही है। मैनेजमेंट क्या मानता है क्या, और उसको देखने के अलग अलग तरीके होंगे, क्योंकि टीसीएस गाइडेंस देता नहीं है। 7 से 9 बिलियन डॉलर्स के आसपास औसतन डील विंस होती थी हर क्वार्टर में। क्या वो जस की तस बनी हुई है? पहली चीज। फरलॉस को लेकर HCL टेक ने जो दिक्कतें बात हाईलाइट करी थी, टीसीएस क्या उस बात को छेड़ता है या नहीं? टीसीएस के लिए एक और दिक्कत है, और वैसे पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है। यूरोप यूके को लेकर कंसर्न्स बड़े हैं, रिसेशन में जा चुका है। टीसीएस दिग्गजों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर रखता है, 30%। लास्ट क्वार्टर हर्षदा का इंटरव्यू सुना होगा आपने, टीसीएस का मैनेजमेंट यूरोप को लेकर कॉशियस था। तो इस बार स्थिति और कितनी डिटोरिएट हुई है, कितना और कॉशन दिखा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट।
कैलेंडर ईयर ये शुरू हो रहा है, पहला नंबर आना है, तो 2023 के लिए बजट्स कैसे सेट हो रहे हैं, स्पेंडिंग को लेकर, प्रायोरिटीज को लेकर मैनेजमेंट, सीटीओस क्या मान रहे हैं, और सबसे आखिरी में वो जो मार्जिन गाइडेंस की बात करी थी, एग्जिट मार्जिन Q4 के माने थे 25% पे, अब हम इंप्रूव होके वहां पहुंच तो रहे, क्या मैनेजमेंट इंटैक्ट रख रहा है उन एग्जिट मार्जिन्स को या नहीं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टीसीएस और टीसीएस के थ्रू शायद हम लोग कोशिश कर रहे होंगे आईटी एज अ सेक्टर को पेंट करने के लिए। ये सब सुनना जरूरी होगा। वो तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठेगा 9 तारीख शाम को 5:30 बजे के आसपास जब नंबर्स आ जाएंगे। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। निफ्टी आईटी अभी भी लैंग्विश कर रहा है 2% नीचे। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं फटाफट से लीजिए ब्रेक के बाद फिर बाकी चर्चा आईटी की और मार्केट की बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और नया चेहरा जुड़ेगा। हम बात करने वाले हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी से। आगे ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडस्ट्रीज को एक बार देख लेते हैं। एग्जैक्टली अब देखिए निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 17,864, तो एक बहुत तर्क संगत लॉजिकल डिसीजन हमने अगर आप देखें 2 बजे के आसपास लिया। लेट्स कवर योर शॉर्ट्स स्पेशली इफ यू आर अ डे ट्रेडर। और वहाँ से आप देखें करीब 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे भी गया था, वहाँ से 30 पॉइंट नीचे भी गया था, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें 17,800 यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जो फर्स्ट पुट खड़ी थी 17,800, वहाँ पे निफ्टी एक बेस बना के ऊपर निकला है। अब विषय को थोड़ा सा याद रखिएगा, अर्निंग्स के लिहाज से, इन ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप के लिहाज से और इस डिप के लिहाज से थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खास बातचीत में मौजूद हैं मिस्टर नवीन कुलकर्णी, CIO एक्सिस सिक्योरिटीज़ के। नवीन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है एंड हैप्पी न्यू ईयर सर। आप इस नए साल में मेरे ख्याल से पहली बार अपीयर हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। सर अब 2 चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं, पेन फ्रॉम हायर लेवल्स, FIs एग्जिट एंड बहुत नज़दीक खड़ा हुआ आपका अर्निंग सीजन में। पहले बात करते हैं ये हालिया डिप की, एंड स्पेशली दिस डिप इज स्पॉन्सर्ड बाय FIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एग्जैक्टली क्या कारण मानते हैं आप ये क्या थोड़ी सी पोजिशनिंग है मार्केट की बजट से और अर्निंग सीजन को ग्रैब करने के लिए? कैसे देख रहे हैं आप इस हालिया डिप को? देखिए ये जो डिप हुआ है ये मार्केट में, जैसे कि हम देख रहे थे ऑलमोस्ट 1 दिसंबर को मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया और वहां से जो करेक्शन आया है मार्केट में, तो ये डिप एक्चुअली काफी मतलब कंसिस्टेंटली स्लोली मार्केट नीचे ट्रेंड हुआ है। तो ये डिप के 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि मार्केट वैल्यूएशंस काफी कंसर्न रहे हैं, और कंसिडरिंग कि मार्केट वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे कि निफ्टी की अर्निंग्स FY24 में लगभग 930 रुपए रहेगी, तो उस हिसाब से मार्केट का वैल्यूएशन 20 के ऊपर चले गया था दिसंबर मंथ इटसेल्फ। तो उस लेवल से करेक्शन तो थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक था ही, वो एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि ग्रोथ स्लो डाउन के आसार दिखने चालू हो गए हैं। तो अभी जैसे कि ये क्वार्टर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर हम देखेंगे, तो आईटी सेक्टर में तो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा म्यूटेड है। अभी जस्ट आपका प्रोग्राम में आपने आईटी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया, तो आईटी एक्सपेक्टेशंस तो काफी ज्यादा म्यूटेड है। इसके अलावा बैंकिंग ही एक सेक्टर है जहाँ पे नंबर्स अच्छे दिखेंगे, ऑटो दूसरा सेक्टर है जहाँ पे नंबर अच्छे दिखेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल से कैटेगरी है जहाँ पे नंबर अच्छे दिखेंगे। उसके अलावा देखेंगे तो लगभग बाकी सब जगह पे मिक्स्ड बैग ही दिख रहा है। तो 2 जो कंसर्न है, एक हमारा जो ओवरऑल वैल्यूएशन हाई रहा है और दूसरा जो स्लोइंग ग्रोथ है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत डी रेटिंग होना था, और दूसरा टाइम करेक्शन भी पॉसिबल है। तो ये करेक्शन मैं ये बोलूंगा कि वाज एक्सपेक्टेड ऑन द कार्ड्स, तो वो आ रहा है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस लेवल तक ये करेक्शन होगा एंड कहाँ पे जाके मार्केट रुकेगा, वही एक क्रिटिकल सवाल है। इसके अलावा ये करेक्शन टू सम एक्सटेंट इज हेल्दी, बट थोड़ा कंसर्न रहेगा इसमें। ओके, आप मानते हैं वाकई, इनफैक्ट एक फीलिंग तो आ रही थी नवीन जी के 18,800 पे वी आर फॉलोइंग इनटू ए ओवर्स बॉट ट्रैजेक्टरी। ये गिरावट आई, अच्छा भी है, मीन प्रायर टू बजट्स, प्रायर टू अर्निंग सीजन, लेकिन आपने कहा वैल्यूएशंस और एक और शब्द का इस्तेमाल किया आपने, आर्थिक धीमापन। बहुत सारे कॉर्पोरेट वॉइसेस को अगर आप सुने तो वो शायद अब एक वास्तविकता रखती भी है, लेकिन इस धीमेपन से पहले भी आईटी के प्राइस डैमेज ने क्या इसको फैक्टर इन कर लिया है? आईटी में सीवियर प्राइस डैमेज, अगर आप देखें CY22 का सेकेंड हाफ तो सीवियर प्राइस डैमेज था।
बट कुछ अगर आप देखें हेडविंड्स थे तो कुछ टेलविंड्स भी थे यहाँ पर। आपका रुपये की कमज़ोरी, दूसरी बात आपके एट्रिशन जैसे इश्यूज़ का अगर आप देखें थोड़ा सेटल हो जाना, हाँ नो डाउट अबाउट दैट, अगर धीमापन होता है तो टॉप लाइन इश्यूज़ तो होंगे ही। वो प्राइस डैमेज इनफ हो चुका है या फिर आपको लगता है कि अभी सीरियस प्राइस डैमेज आईटी में अलॉन्ग विद दिस ऑन गोइंग अर्निंग सीजन देखने को मिल सकता है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे? जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, मैं ये बोलूंगा कि टू सम एक्सटेंट प्राइसिंग हो चुका है जो चैलेंजेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मतलब रनअवे अपसाइड दिख रहा है किसी को भी, क्योंकि चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। अब टिपिकली आईटी सेक्टर में देखेंगे तो स्लो डाउन इकोनॉमी में पहले आता है, फिर स्पेंडिंग कट्स आते हैं आईटी सेक्टर में। थोड़े बहुत जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स है, जो क्लाउड कन्वर्जन है, वो सारी चीजें तो चलती रहेंगी, उसके बारे में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन जो लार्ज ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स है उसमें स्लो डाउन आने की काफी ज्यादा आशंका है मुझे, तो वो काफी मतलब लेटर स्टेज में आता है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि Q3 के नंबर्स तो स्लो रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्डर विंस भी स्लो हो सकते हैं, और Q4 के बाद ही विजिबिलिटी हमको मिलेगी कि 24 में क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी भी विजिबिलिटी नहीं है आईटी सेक्टर में कि FY24 कैसे पैन आउट होगा, एंड ये क्वार्टर तो थोड़ा स्लो रहेगा, डील विंस भी स्लो रहेंगे, एंड Q4 के बाद ज्यादा पता चलेगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ओवरऑल करेक्शन यहाँ से पॉसिबल है आईटी सेक्टर में, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ग्रेट लेवल है टू बाय इनटू एंड देन राइड FY24। तो मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा कि मैं आई विल वेट फॉर आईटी सेक्टर, Q4 के रिजल्ट्स के बाद मैं आईटी सेक्टर में पोजीशन बनाने का बड़ा पोजीशन बनाने का मैं विचार रखूंगा। चीजों के बाद आप निर्णय लेंगे आईटी में पैसा लगाना है या नहीं, इस समय नहीं। अच्छा, अब कुलकर्णी साहब, ये बजाज फाइनेंस फिनसर्व पर क्या विचार है? क्योंकि कल जो शार्प कट्स देखने को मिले वो थोड़े से शॉकिंग थे, लेकिन मार्केट कह रहा है ये कभी ना कभी होना ही था। क्या आपको लग रहा है और करेक्शन आ सकता है स्पेस में भी, इन दो स्पेसिफिक एंटिटीज में? जहां तक बजाज फिनांस का सवाल है, जैसे मार्केट में ये कभी ना कभी एक्सपेक्टेड था, ये कंसेंसस भी है, तो बेस इफेक्ट कैचअप होना तो स्वाभाविक है, कभी ना कभी बेस इफेक्ट आता ही है। तो वो बजाज फिनांस में आया है, तो बेस इफेक्ट है प्लस वैल्यूएशन का जो कैचअप मतलब चैलेंजेस तो जो थे बजाज फिनांस में, वो दो फैक्टर्स अभी थोड़े ज्यादा विजिबल हो गए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी है जो काफी क्वालिटी कंपनी है, डिसबर्समेंट क्वालिटी काफी स्ट्रांग रखती है, मैनेज अच्छा करते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है कंपनी का, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स भी प्ले आउट होने चालू होंगे। तो मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि ये जो लेवल है बजाज फाइनेंस का, ये बहुत बुरा लेवल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, जैसे कि लेट्स से 1 साल होल्डिंग का व्यू है, तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में ये लेवल से पैसे बनने की आशंका है। सो I would not be very negative on Bajaj Finance and Finserv from the current levels. लेकिन I would agree with the market कि ये correction was expected. To some extent that has happened. थोड़ा और correction possible है, but this is a good buy on dips. Bajaj Finance is perhaps a good buy on dip, लेकिन what about the rest of the banking stocks? ये भी they had run quite ahead of themselves, especially PSU banks, और वहाँ पर हमने देखा एक अच्छा correction की शुरुआत हो चुकी है। इधर एक्सपोजर लेने की आप क्या कोशिश करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम इस डिप में, या फिर यहाँ पर भी आप कुछ नंबर्स देखने के बाद ही व्यू लेंगे कि एसेट क्वालिटी कितनी और स्टेबल होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है बुक्स में? जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, इसीलिए कुलकर्णी साहब कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी काउंटर्स में इस समय व्यू नहीं लेंगे नतीजा आने के बाद। वैसे तो इनको ये कहना चाहिए फिर टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए भी, क्योंकि आजकल टेलीकॉम लाइनें भी थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जूम से जुड़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का ही फौपा। आप बैंकों की बात कर रहे थे और मुझे लगा ये आपका बार बार इंटरनेट कनेक्शन वीक हो रहा है, इसीलिए आप IT कंपनियों पर थोड़े से नेगेटिव हैं।
ये भी एक मुद्दा हो सकता है। जहां तक बैंकों का सवाल है और जहां तक हम पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे थे, तो पीएसयू बैंक्स की जो एक खूबी है वो है उनकी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैपेबिलिटी। तो ये जो मार्केट है यहाँ पे मतलब डिमांड की कोई चैलेंज नहीं है। एसेट क्वालिटी के चैलेंजेस आर इन द पास्ट। तो भी सबसे क्रिटिकल फैक्टर यही है कि आप लिक्विडिटी कैसे मैनेज करते हैं, डिपॉजिट्स कैसे मोबिलाइज करते हैं, आप लेंड कैसे करते हैं, राइट। तो लोन टू डिपॉजिट रेशियो, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा की हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो पीएसयू बैंक्स है ये ट्रेडिशनली हैव बीन वेरी वेरी गुड एट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स का जो आउट परफॉर्मेंस है ये बरकरार रह सकता है इन 2023, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ है वो स्ट्रांग रहेगा। वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है क्योंकि पीएसयू बैंक ज्यादातर वन टाइम प्राइस टू बुक के अराउंड है या स्लाइटली सस्ते हैं। तो फ्रॉम उस पर्सपेक्टिव से आरओई उनकी इंप्रूव हो चुकी है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहेगा और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्ट्रांग होने के कारण उनके जो निम्स है वो ठीक ठाक मैनेज हो सकते हैं इस साल में। तो उस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में अगर अच्छा मौका मिले तो पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ओके, पीएसयू बैंक्स में अगर डिप मिले तो और इनफैक्ट मौका मिले तो आपको एंट्री मारनी चाहिए, स्पेशली अगर आपने हायर लेवल्स पे एग्जिट करने का एक अच्छा निर्णय लिया था तो। अच्छा सर, आपके आने से पहले कुछ देर पहले हम कैपिटल गुड्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन कर भी रहे थे, एंड स्पेशली जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस वीक मार्केट में कैपिटल गुड्स अप्रोच कर रहा है इस बजट को, वो काबिल तारीफ है। आज भी एल&टी, केमिंस, सिमेंस, एबीबी की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस पे आपका कितना कन्विक्शन है कि CY13 में भी पैसा बनेगा यहाँ पर, स्पेशली कंसिडरिंग ये सरकार का अगर आप देखें एक महत्वपूर्ण और चुनाव से पहले बड़ा बजट होगा ये? तो जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स एक अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। CY22 काफी अच्छा साल रहा है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन CY22 कैपिटल गुड्स रहा है। एंड जैसे कि पिछले आपके स्पीकर ने जो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, जैसे ऑटो सेक्टर में केपेक्स की साइकिल हो रही है, गवर्नमेंट केपेक्स हो रहा है, इलेक्शन ईयर है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में होना है वो बरकरार रहेगा एंड ऑर्डर बुक्स स्ट्रांग रहेंगे। इसके अलावा एक और जो ट्रिगर आ सकता है वो कैपिटल गुड्स सेक्टर में वो ये हो सकता है कि प्राइसिंग इंप्रूवमेंट भी हो सकती है ऑफ एंड प्रोडक्ट प्राइसेस। तो ओवरऑल कैपिटल गुड्स का सेटअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड CY23 भी ईयर हो सकता है जहां पे कैपिटल गुड्स सेक्टर में अच्छे पैसे बनेंगे। स्टॉक्स ऑफ कोर्स इसमें वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, सीमेंस से लेके कमिंस तक, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स है जो आप देख सकते हैं। बट कैपिटल गुड्स एक अच्छा सेक्टर है जहां पे ओवरवेट पोजीशन बरकरार रखना चाहिए CY23 में। चलिए नवीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साल के इस अगर आप देखें पहले शुक्रवार में आपसे बातचीत हुई, हर सेक्टर पर अगर आप देखें बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और साल का पहला सप्ताहांत, फर्स्ट वीकेंड ऑफ दिस ईयर, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। हैव अ नाइस वीकेंड सर। लौटते बाजार में एक लोअर लेवल से निफ्टी में करीब करीब 100 पॉइंट की रिकवरी, करीब करीब आज का इंट्राडे लो रहा, आप समझ लीजिएगा 17,794। तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पहला पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन जो आज हमारी रणनीति में शामिल था, वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और 2 बजे एक हमने एक अच्छा डिसीजन लिया कि जनाब अब यहाँ से एक बार के लिए फ्राइडे फैक्टर को देखते हुए शॉर्ट की फोर्स से हट जाना चाहिए। वहाँ से अगर आप देखें करीब करीब 35 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम के लिए। एग्जैक्टली अगर आप देखें इस वक्त डीलर्स का हाल क्या है, बेहाल है या फिर शॉर्ट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं? यतिन तो ऐसा कोई बेहाल हाल नहीं है। येस्टरडे भी अगर आप वीरेंद्र देखें तो 2 शॉर्ट कॉल्स थी, PVR और इंडसइंड बैंक, और दोनों ही शॉर्ट कॉल्स अच्छे से प्ले अप हो गई आज। लेकिन अभी फिलहाल डीलिंग रूम्स का कोई मूड नहीं है ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनाने का मार्केट में। इनफैक्ट उनको लगता है कि शायद अगले वीक थोड़ी बहुत बाजार में रिकवरी रहे। 2 स्टॉक्स जो उनके रेडार पे हैं, सबसे पहले बात करेंगे हेवेल्स पे, जहां उनको लगता है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी जारी रहेगी। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हेवेल्स में लगभग 14% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है। 1250 के लक्ष्य के साथ यहाँ वो खरीदारी कर रहे हैं। तो हेवेल्स एक स्टॉक ऐसा है
जहां इनको लगता है कि काफ़ी अच्छे आपको बाइंग फ्लोज देखने को मिलने चाहिए। काफ़ी सारी डील्स, बल्क डील्स यहाँ होती हुई आपको नज़र पड़ी थी, तो शायद यहाँ खरीदारी का मूड माहौल ठीक ठाक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगला स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और अगर हम मार्केट सेटअप की बात करें तो इन जनरल काफ़ी अच्छी बाइंग आपको एफएमसीजी स्टॉक्स में येस्टरडे तक दिख रही थी, लेकिन डाबर का जो बिजनेस अपडेट आया वो काफ़ी वीक था। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक मार्केट है उनमें उनको लगता है कि रिकवरी रहेगी, लेकिन हाई सिंगल डिजिट्स में ही रहेगी। बाजार को ये आंकड़े शायद पसंद नहीं आए और आपको आगे चलते हुए यहाँ थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और डाबर की जहाँ तक की बात है, यहाँ डीलर्स जो है एसटीबीटी की जो है स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और शायद 10 से 15 रुपए का डाउन टिक उनको लगता है स्टॉक में आपको 1-2 दिनों में मिलना चाहिए। तो अगले वीक डाबर शायद इनके फोकस रिडायर पर रहेगा। एफएमसीजी इन जनरल होल्ड आउट कर रहा था, लेकिन डाबर में आज अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस, और डाबर में वैसे गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको से अलग कुछ कहा नहीं, लेकिन कल वो स्टॉक्स चले। आज अनफॉर्चुनेटली डाबर मार्केट की गिरावट के ग्रिप में भी आता हुआ दिखाई दिया, तो वहां पर और नेगेटिव व्यूज देखने को मिले। लेकिन बॉटम लाइन यही है जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि देखिए मास मार्केट ब्रांड्स अभी भी चल नहीं रहे हैं, वहां पर अभी भी दिक्कत है। अगर एफएमसीजी कंपनियों की सेल्स हो रही है तो वो अर्बन मार्केट्स में, प्रीमियम मार्केट्स में ही होती हुई दिखाई दे रही है, और वो तस्वीर साफ है। डाबर देखिए, इनफैक्ट मैरिको गोदरेज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर क्या स्थिति उभर कर आई है आज के दिन, क्या रेजिलिएंट है। गोदरेज कंज्यूमर तो थोड़ा बहुत संभल गया पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन कूल ऑफ देखने को मिला है। मैरिको में आज हमने देखा थोड़ा सा दबाव बना है। चलिए मार्केट पर लौटते हैं वापस, और क्लियरली कई ऐसी स्टॉक्स जहां पर पोजीशंस अनवाइंड हुई। एक बार इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज दरअसल हम 17,871 पर इस समय कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। जो हमने लो देखा था 42,275 का, उसके नीचे इनफैक्ट आई बेग योर पार्डन 42,000 के नीचे जो हम फिसलते हुए दिखाई दे रहे थे, अब थोड़ा सा संभला है मार्केट। निचले लेवल से कितनी रिकवरी आई है, क्या वो डेटा आप दिखा पाएंगे डायरेक्टर साहब? वो जो हम लेकर आते हैं ना, रिकवरी फ्रॉम डेज लो एंड फॉल फ्रॉम द डेज हाई, तो रिकवरी दिखाइए, क्योंकि अब थोड़ा सा ग्राफ बेहतर होता हुआ। तो जो सुबह दोपहर में कार्यक्रम की शुरुआत में वीरू कह रहे थे शायद शॉर्ट्स कवर करने का टाइम है, वो एकदम टाइमली एडवाइस आई थी। 75 पॉइंट ही सही, लेकिन थोड़ा सा संभलने की कोशिश जरूर की है। लेकिन जो बड़ा कल्प्रिट है वो है निफ्टी आईटी। समित, निफ्टी आईटी में क्या ट्रेड लेंगे आप? स्पेशली अगले हफ्ते से नतीजे शुरू होंगे, तो कोई ऐसा ट्रेड जो आप अगले हफ्ते के लिए, सोमवार के लिए स्पेशली कैरी कर सकते हैं तो बताइए। नहीं, आई थिंक रिजल्ट सीजन किक इन हो रहा है, तो उसके पहले जो ओवरऑल निफ्टी आईटी ने तो आज एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है, बट क्योंकि रिजल्ट सीजन है इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो मेजर आईटी काउंटर्स है उन्होंने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स बन रहे थे वहां से दिया हुआ है, बट यू नेवर नो, रिजल्ट कभी कभी डिसेप्टिव भी हो सकता है। तो इसलिए हम रिजल्ट के बाद एक प्रॉब्ली वेडनेसडे थर्सडे के आसपास एक आप कॉल लीजिए, और फिर यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी आईटी ने तो ब्रीच किया, तो अभी 28,500 का लेवल वापस रिक्लेम करता है कि नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये लेवल्स का ध्यान रखें, अगर वो संभलते हैं तो ठीक है, वरना आप चौकन्ने रहेंगे। समित, बीटीएसटी, एसटीबीटी? देखिए बीटीएसटी रखेंगे। सीएट यहाँ पे ओवरऑल टायर स्पेस में हमने एक अच्छा बस देखा, तो यहाँ पे सीएट में हमें कल एक अच्छा सपोर्ट लिया था 1600 के आसपास, और आज एक फॉलो बाइंग इसमें दिख रही है। तो सीएट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज एक अच्छा बेट लग रहा है। इसमें 1700 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे, और प्रॉब्ली 1-2 दिनों में ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि 1780-1800 के लेवल्स यहाँ पे टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। सीएट आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो, और याद रखिएगा सुबह भी हम बात कर रहे थे इनफैक्ट ओपनिंग के वक्त कि टायर स्टॉक्स में फोर्स है। कैश का ये कॉल है 1744, स्मार्ट क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। मानस आप क्या कैरी करेंगे? आईटी में तो क्लियरली वीकनेस दिख रही है, तो मैं समझता हूँ कि आईटी में पुट ऑप्शन लेके जाएंगे, तो टीसीएस का पुट ऑप्शन लेंगे। टीसीएस ने एक सपोर्ट बीच किया है 3225 के आसपास, और मेरा समझना है कि शायद 100 रुपए का डाउन साइड टीसीएस में देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस का 3200 वाला कॉल ऑप्शन 63 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 49 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, ऊपर की तरफ 95 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ी जबान फिसल गई थी, मेरे ख्याल से मानस का उच्चारण था कॉल, लेकिन ये पुट ऑप्शन है। 3200 का पुट ऑप्शन जनवरी का टीसीएस का आप लेके जाएंगे
एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद, अप मूव के बाद आज एक कंप्लीट रिवर्सल प्रायर टू अर्निंग्स। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड कन्विक्शन कॉल। वीरेंद्र जी, मैं बाय करके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा जो ट्रैक्शन आ रहा है, आप देखें कैपिटल गुड्स में, जैसे आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक्शन होगा, थोड़ा शिफ्ट हो रहा है आईटी से थोड़ा कैपिटल गुड्स में। तो एलएनटी को लेके जाऊंगा। सुबह भी आपने इस पे जिक्र किया था, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मुझे लगता है थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, लेकिन यहाँ पे वीकनेस कहीं नहीं दिख रही है। सो एलएनटी, आई वुड लाइक टू बाय एलएनटी। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा दिन के लो का, वो रहेगा 2080 का। और एलएनटी का मेरा टारगेट रहेगा एज ए बीटीएसटी, वो रहेगा 2140 से 2150। सो जो फोकस रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक वो रहेगा थोड़ा कैपिटल गुड्स पे। पर फोकस बाय साइड का ट्रेड एलएनटी में। गावा साहब, आपका ट्रेड? पर मुझे लगता है यहाँ से बाउंस मार्केट करना चाहिए। मेक और ब्रेक जोन है निफ्टी के लिए, जगह बहुत ही बढ़िया है बाउंस करने की अगर होती है तो। वन, और मैं स्टॉक लूंगा हैवेल्स इंडिया, जो मैंने कल दिया था, आज सुबह भी डिस्कस किया था, अब भी मुझे अच्छा लगता है। 1193 स्टॉप टारगेट अभी ट्रेड करा यहाँ पर, ये 1220 तक मुझे लगता है जाना चाहिए। सेफ बैट है, स्टॉप होगा 1180 का हैवेल्स इंडिया। ये एक अपॉर्चुनिटी 1220 के लिए हेवल्स में लेकर चले। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? पूछ रही हूँ, सातपुते जी का तो ट्रेड आ गया एलएनटी। दोनों कंफ्यूज लग रहे हैं। मेरे लिए है जी सर, आप ही के लिए है। अग्रवाल साहब, आपके लिए से है। मैं एस्ट्रल पॉली बिल्कुल, थैंक यू। मैं एस्ट्रल पॉली लेके जाना चाहूँगा लार्ज कैप में, जिसमें मुझे लगता है कि प्लास्टिक पाइप में एक अग्रणी कंपनी है। एडेसिव में भी अच्छी ग्रोथ दिखी जा रही है, डिमांड वापस से आती जा रही है। जैसे अभी रुस्तम जी भी बता रहे थे कि रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ रही है। और इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप देखें, जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई थी, पीवीसी की खास करके, वो करेक्ट हो चुकी है। वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। 500 करोड़ रुपया कंपनी के पास कैश है एक्सपेंशन के लिए। स्टोरेज टैंक में 100 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे हैं। सैनिटरी वेयर में उतर रहे हैं। सारे पायदान पे कंपनी बहुत खरी उतरती है, न केवल शॉर्ट टर्म में बट कि लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हमारा अनुमान है ये 2200 2250 तक जा सकता है, बट साल भर का हमारा टारगेट इसमें 2800 रुपये का है। तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और एक छोटी कंपनी शैल्बी की रहेगी, जिसमें 2000 बेड है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन आ रहे हैं। आरओसी अगर आप देखेंगे 17% के ऊपर है। और अब वो फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो इम्प्लांट का जो बिजनेस है वो बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। मुझे लगता है इसमें कम से कम आपको 180 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। में एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का, ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। एस्ट्रल ही बोला था ना आपने, शैल्बी तो नहीं, या दोनों बोला? मैंने तो सिर्फ एस्ट्रल सुना। जी, एस्ट्रल और शैल्बी दोनों ट्रेड्स। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मैंने एस्ट्रल सुना, शैल्बी नहीं। अच्छा, आज क्योंकि फ्राइडे है तो अपडेट आपके लिए फटाफट से लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का भी। बहुत ही दिलचस्प हफ्ता। इनफैक्ट पहले इसके पहले जाएं, एक बार निफ्टी का वीकली चार्ट दिखाइएगा तो समझ में आएगा कि किस तरह का हाल इंडेक्स का रहा था इस हफ्ते। देखिए, वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी और लगभग 2% तक का करेक्शन देखने को मिला। 2% जब इंडेक्स करेक्ट होता है, आपको लगेगा पूरा हफ्ता फिर खराब रिटर्न्स वाला ही होगा, और ज्यादातर स्टॉक्स के हाल बहुत खराब हुए थे। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 में अब की बारी बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि हमारे जानकारों ने दोनों तेजी और मंदी की पोजीशंस अपनाई और फायदा कमाया। तो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बहुत ही शानदार हफ्ता ये साबित हुआ है। अरुण कुमार मंत्री के बने 10.25% के रिटर्न्स, पंकज रांदड़ के बने 12.71% के रिटर्न्स, और प्रदीप होचंदानी ने 17.5% से ज्यादा के रिटर्न्स के साथ ये बाजी जीत ली है। तो 2023 का पहला हफ्ता और ये पहले विजेता साबित हुए हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, और तीनों के आप रिटर्न्स मिलाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिला होगा इस हफ्ते, अगर आपने इन्हीं के स्क्वायर कॉल्स फॉलो किए होंगे। अब किन स्टॉक्स में किस तरह के रिटर्न्स बने वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कांग्रेचुलेशंस प्रदीप जी, बहुत ही बढ़िया प्ले। पीएनसी इंफ्रा बाय साइड का ट्रेड, आईडीबीआई बाय साइड का ट्रेड, रेडिंगटन बाय साइड का ट्रेड, प्रिज्म जॉनसन बाय साइड का ट्रेड, गोदरेज कंज्यूमर बाय साइड का ट्रेड।
तेजी वाले ट्रेड्स के साथ ही दरअसल इन्होंने अपने मैक्सिमम रिटर्न्स कमाए हैं। प्रदीप होचंदानी, कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। बताइए अब आने वाले हफ्ते के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या रखेंगे? जी अप्रोच तो हमारा पूरे हफ्ते यही था। इनफैक्ट वेडनेसडे से हमारा व्यू क्लियर था कि निफ्टी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में जा सकता है। फिर भी मैंने अप्रोच यही रखा कि जो रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिखा रहा है वैसे स्टॉक को दर्शकों के लिए बाय के साइड चुना जाए। तो अब जो आज की फॉल के बाद निफ्टी है जो लास्ट वीक का लो है और साथ ही वो दिसंबर का भी लो था, वहां से रिबाउंड जरूर से कर रहा है। तो इस लेवल को हम क्लोजली वॉच आउट करेंगे और जो स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग्स ढूंढने का अप्रोच है वो हम इस कंटिन्यू करेंगे। खास करके आज जो मैंने दिया था क्यूमिंस, वो एक इंटरेस्टिंग बैट लग रहा है और इसके साथ साथ एक पूरा कैपिटल गुड स्पेस मुझे लग रहा है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसके अलावा मिड कैप आईटी स्पेस के केपीआईटी हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, ये इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो अप्रोच हमारा यही रहेगा कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है जहाँ पे रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिख रही है और एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिख रहा है, उनको एक बाय साइड के लिए चुना जाए। ओके, तो ये फिलहाल कुछ और आइडियाज आपकी तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है अगले हफ्ते करंट जहां पर पोजीशंस ली थी अगले हफ्ते भी चल सकता है, या फिर अगले हफ्ते कंसिडरिंग हम रिजल्ट सीजन में आ रहे हैं एक फ्रेश लुक रहेगा मेजॉरिटी स्टॉक्स पर? वाला जो शो था उसके बाद क्यूमिंस ऐड किया था तो वो मार्जिनल गेन के साथ अभी भी खड़ा है और जिस हिसाब के ब्रेकआउट इसमें डेली चार्ट्स पे ये आज कंफर्म कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक अच्छा चलना चाहिए। और नेक्स्ट जो टारगेट इसमें आ रहा है वो करीबन 1500 का आसपास का है जहाँ पे नेक्स्ट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से क्यूमिंस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड आपके लिए साफ तौर से क्यूमिंस में जहां पर पोजीशंस आप कर सकते हैं कैरी। चलिए, वक्त हो रहा है अब मार्केट की क्लोजिंग पर आने का। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग हफ्तों के लिए और पूरे साल के लिए। उम्मीद है इसी तरह का बढ़िया प्रदर्शन आप दिखाते रहेंगे प्रदीप जी। वीरू 17,855 के आसपास आज उन गहरे डिप्स के बाद ये इंडेक्स का संभलना मेरे ख्याल में जरूरी था। जैम देखिए हर्षदा, अब आपका ये हफ्ता साल का, इससे पहला वाला एक्सपायरी वाला दिसंबर की और उससे पहला वाला सेकंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वीकली दिसंबर सीरीज, इन 3 हफ्तों का लोज मोर और लेस सिमिलर है। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट में नहीं कह रहा हूँ, अगर आप वीकली चार्ट्स को देखें, रीड करें, तो इन 3 वीकली कैंडल्स का लो एग्जैक्टली सेम है। वो क्या है, मैंने क्यों 2 बजे अगर आप देखें डिसीजन लिया कि मैं एक बार शॉर्ट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों हफ्तों का लो सिमिलर है। वो है एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जाइए और जाके रीड कीजिएगा, वीकेंड पे मौका मिले तो रीड कीजिएगा, दैट्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक बार अगर मंडे मॉर्निंग को 780 का रेंज फ्री ब्रीच होता है तो फिर पेन बढ़ेगा, फिर आगे की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार इस वीक के इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा को रीड करेंगे, एफआईएस की पोजीशनिंग को रीड करेंगे, फिर मंडे मॉर्निंग को दोबारा कॉल लेंगे। जहां तक निफ्टी, याद रखिएगा निफ्टी के तीनों हफ्तों का लोज एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 42,201 पर बैंक निफ्टी का हाल क्या है जनाब? प्राइस डैमेज हुआ है स्टिल, अगर आप देखें तो पिछले 2 वीक की तुलना में ये लो अभी भी ऊपर है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं हर्षदा के पास वॉल पे इस क्लोजिंग को समझने के लिए। थोड़ी पेनफुल है बट स्टिल क्या लेके जा रही है अपने साथ कैपिटल गुड्स और क्या नहीं लेके जा रही है, वो है मेटल्स और बैंक्स और आईटी। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, थोड़ा सा पेनफुल हफ्ता ये जरूर रहा है। इनफैक्ट आपको आज वीकली गेनर लूजर्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट की क्लोज आपके सामने 129 अंकों की गिरावट के साथ 17,864 के आसपास इंडेक्स टिकता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक में ज्यादा प्रेशर, करीब 400 पॉइंट का नुकसान, लेकिन ज्यादा पेन और ज्यादा कंसर्न आया है निफ्टी आईटी के आज के कोलैप्स के बाद। 2% का करेक्शन देखने को मिला है निफ्टी आईटी में। टीसीएस, इन्फोसिस सभी स्टॉक्स थे जहां पर कमजोरी, इनफैक्ट टीसीएस तो बहुत कमजोर विकेट पर आज जाकर टिक रहा है और सोमवार शाम को नतीजे आएंगे। मिड कैप इंडेक्स का हाल आपने
देख लिया है, जहां पर हमने देखा इधर भी करीब 250 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन रहा है आज। एक तो IDBI आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि गिरते बाजार में ये स्टॉक चला और अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। 7% तक के गेंस देखने को मिले हैं, क्योंकि सरकार दरअसल विनिवेश के बाद को प्रोमोटर के तौर पर रहेगी, को प्रोमोटर नहीं रहेगी, ये एक पब्लिक शेयर होल्डर में इनकी गिनती होगी और वो रास्ता साफ कर देता है विनिवेश की प्रोसेस को और भी इंटेंसिफाई करने के लिए या फिर उस पर और जोर देने के लिए। तो ये स्टॉक अच्छा खासा भागा, 7% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। आज डाबर ने अपडेट दिया है, कह रहे हैं रूरल मार्केट में डिमांड पिकअप नहीं हो रही है, स्टॉक टूटा, 3.5% तक का नुकसान इधर बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये दो काउंटर्स थे जहां पर खबरों का क्लियर कट इंपैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा सुबह में हम मेंशन कर रहे थे कुछ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनियां जो स्पेशली हिम्मत सिंह का जैसे काउंटर्स हो, इंडो काउंट जैसे काउंटर्स हो, वेल्सपन जैसे स्टॉक्स हो, उन पर आपकी नजरें रहनी चाहिए, क्योंकि बेड बाथ एंड बियॉन्ड जो एक बड़ा प्लेयर है दरअसल इस सेगमेंट में, वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर सकता है। तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट इन काउंटर्स पर आया, वेल्सपन ज्यादा टूटा, करीब 3% तक का नुकसान उधर देखने को मिला। तो ये इनफैक्ट आपके लिए मार्केट के कुछ एलिमेंट्स थे जहां पर प्रेशर रहा है इंडेक्स के लिहाज से। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कितना पेन आज के दिन रहा, क्योंकि धीरे धीरे करते करके इस हफ्ते ये जो तेजी की लाइनें हैं ना, वो आज 1.5 लाइनों में सिमट कर रह गई, कल 2-3 तो थी। आज ब्रिटानिया में पोजीशंस तेजी की आई, M&M में तेजी की पोजीशन आई, रिलायंस थोड़ा सा संभल गया, इसीलिए मार्केट को भी थोड़ा सा मौका मिला ब्रीदर लेने का, नहीं तो और गिरावट आती। ITC, नेस्ले, ONGC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ये दो स्टॉक्स रहे हैं जो इस पूरे हफ्ते काफी चले हैं, खरीदारी रही। बजाज ऑटो में तेजी की पोजीशंस, लेकिन क्या टूटा? मेटल्स, और मेटल्स में JSW स्टील 3.25% नीचे। फिर आपके टेक्नोलॉजी काउंटर्स, TCS देखिए यहाँ पर 32-13 पर जाकर टिक रहा है। आज हमने देखा है टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में भी कमजोरी, वहां HCL टेक भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया। कल इन्फोसिस में अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी और उसके कुछ अंश आज भी चल रहे थे मार्केट में। इसके बाद बैंकिंग काउंटर्स में इंडसइंड बैंक कमजोर पड़ता हुआ, आपका कोटक कमजोर पड़ता हुआ, ICICI बैंक कमजोर पड़ता हुआ। 1 से 1.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली है और ये वीकर विकेट पर जाकर टिके हैं। टाइटन नहीं चला, ना ही आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के लिए हफ्ता पेनफुल रहा। कल के 7% के कट्स और आज 2% की गिरावट देखने को मिली। क्या वीकली अगर वो ट्रेड्स हमें दिखा दे, वीकली गेनर्स और वीकली लूजर्स कौन से रहे हैं, जहां पर आपको ऑफ कोर्स एविडेंटली बजाज फाइनेंस, फिनसर्व सबसे ज्यादा गिरावट में दिखेंगे। अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वहां पर हमने देखा करीब 7 से 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी। इस हफ्ते गेनर्स में BPCL ऊपर है, टाटा स्टील, NTPC ऊपर है, लेकिन बहुत माइल्ड गेन्स है। लूजर्स आप देखेंगे तो ज्यादा आपको नजर आएंगे। M&M, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये कुछ स्टॉक्स है जो चलते हुए दिखाई दिया। अब आ रहे हैं लूजर्स, ये देखिए 9% नीचे बजाज फाइनेंस, 9% नीचे बजाज फिनसर्व और JSW स्टील करीब 5% करेक्ट होता हुआ। कोल इंडिया, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ये दूसरे काउंटर्स थे जहां पर बिकवाली हावी हुई। तो ये है आज की क्लोजिंग। हमने देखा है निफ्टी 17,864 पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। अब सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहां पर आप देखेंगे आशीष और नीरज का मुकाबला कैसा था आज। आशीष के कुछ परफॉर्मर्स, सिगाची तेजी की तरफ इन्होंने पकड़ा, बोर्ड बैठक है फंड रेस को लेकर, तो 20% अपर सर्किट पर। BF इन्वेस्टमेंट्स दूसरा दिन गिरावट का, वेल्सपन इंडिया, इंडो काउंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर भी दबाव ही देखने को मिला है। अब लेकर आइए नीरज की टीम में, तो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स LN इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्लपूल, रेडिंगटन में और ब्रिटानिया तेजी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दिया, जहां पर हमने देखा थोड़ा सा अपटिक रहा। आज यहाँ पर मामला संभलता हुआ दिखाई। तो शुक्र है, शुक्रवार है, क्योंकि आज तो लग ही रहा था कि पिछले शुक्रवार और गुरुवार जो हाल देखने को मिले थे, पिछले से पिछले टू बी प्रिसाइज, वो रिविजिट करने वाले थे हम। 17,774 उस लेवल को टेस्ट नहीं किया, उसी की गनीमत है, वरना हालत और भी बिगड़ी हुई दिखाई देती। वीरू, अगला हफ्ता नया हफ्ता और ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन वाला हफ्ता। जी हाँ, अर्निंग सीजन वाला, तो अर्निंग शॉकर्स भी आएंगे कुछ। अगर आप देखें तो FIs का पर्सपेक्टिव क्या रहता है इंडियन मार्केट्स को लेकर, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि इन तीनों हफ्तों का लोज जो था वो एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी डेफिनेशंस को, इसकी इंपॉर्टेंस को मंडे मॉर्निंग फिर डिस्कस करेंगे और मुलाकात होगी आपसे सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल में। आपकी, मेरी, हर्षदा, आशीष और नीरज जी की
तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।